नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 951, दाव डोमेन का अभाव। क्या वह अपने स्वामी की ओर से तीसरे शाही चाचा का अभिवादन करने आई थी? महल लुओ वंश और गठबंधन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भरा हुआ था। शुई निंगशुन के शब्द सुनकर वे अचानक स्तब्ध रह गए। शुई निंगशुन का व्यवहार और उनके आसपास के नियमों में होने वाले उतार चढ़ाव सब कुछ अद्भुत था। ऐसी महिला की सुंदरता और शक्ति बेमिसाल थी। उनका व्यवहार ही उन्हें बाकियों से श्रेष्ठ बनाता था, तो भला वह दूसरों की गुलाम बनने को कैसे तैयार हो सकती थी? उसके जैसी महिला दासी पाकर कोई कितना शानदार महसूस करेगा। ये हो सकता है। लोग अटकलें लगाने लगे और इस अटकल ने उन्हें घुटन महसूस करवाई। इस समय तीसरे शाही चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, परी निंगशुन, तुम मजाक कर रही हो। मैं परम आनंदित वर्षा स्वामी का अभिवादन करने का सामर्थ्य नहीं रखता। मुझे तो परम आनंदित वर्षा स्वामी का अभिवादन करना चाहिए। तीसरे शाही चाचा के शब्दों ने सबके मन में जो धारणा थी उसे पुष्ट कर दिया। लोग दंग रह गए। उस महिला का स्वामी वास्तव में आनंदमय वर्षा देवता था। परी निंगशुन, मुझे याद है कि वह कौन है। 50,000 साल पहले परी निंगशुन ने 10,000 परियों के स्वर्ग में विचरण किया था और अपना नाम कमाया था। हालांकि एक क्षणिक था, वह जल्द ही गायब हो गई क्योंकि वह वर्षा देव के पास लौट आई थी और बहुत कम दिखाई देती थी। अफवाहें कहती हैं कि परी निंगशुन को वर्षा देव ने तब बचाया था जब वह अभी छोटी लड़की थी। उस समय वर्षा देव अभी दिव्य देव नहीं बने थे। वे उसकी बुद्धिमत्ता और असाधारण शारीरिक शक्ति से प्रभावित हुए और उसे अपने पास रख लिया। इसलिए परी निंगशुन हमेशा वर्षा देव की अनुयायी रही है और उनकी दैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। परी निंगशुन अत्यंत चतुर है, इसलिए वर्षा देव की सेवा करते हुए उसकी शक्ति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। शुई निंगशुन आनंदमय वर्षा स्वामी की दासी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। ऐसा नहीं था कि उसके जैसी प्रभावशाली महिला दासी बनने को तैयार थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह एक साधारण दासी से इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी। तो यही कारण था कि तीसरे शाही चाचा ने राष्ट्रीय भोज की अध्यक्षता की थी। विभिन्न राष्ट्रों के सभी नायकों को आमंत्रित करने का उनका कारण शुई निंगशुन का आगमन था। शुई निंगशुन की प्रतिष्ठा को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय भोज की स्टार बन सकती थी। बेशक ये युन भी वह कनिष्ठ व्यक्ति था जिसे तीसरे शाही चाचा शुई निंगशुन से मिलवाना चाहते थे। मुझे आश्चर्य है कि परी निंगशुन लुओ वंश में किस लिए आए हैं? तीसरे शाही चाचा ने पूछा। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये युन द्वारा ची झुयुन को हराने के बाद परी निंगशुन के प्रकट होने से दूसरों के मन में कुछ विचार आना स्वाभाविक था। लुओ कबीले के सदस्यों को यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इस समय वे बेहद उत्साहित हो गए और अपनी सांसें थामे हुए परी निंगशुन को ध्यान से देखते हुए उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। क्या परी निंगशुन का यहाँ आना इस बात का संकेत था कि आनंदमय वर्षा स्वामी युन को अपना शिष्य बनाना चाहते थे? शुई निंगशुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आना मेरे गुरु की इच्छा नहीं थी। मेरे गुरु पिछले कुछ दिनों से ओरेकल फे साम्राज्य में रहकर नियमों पर विचार कर रहे हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए ची झुयुन द्वारा गठबंधन की युवा पीढ़ी को दी गई चुनौती ने मेरी रुचि जगाई और मुझे यहाँ ले आए। ची झुयुन की लड़ाई का परिणाम देखकर मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। ये कहते हुए शुई निंगशुन ने ये युन की ओर मुस्कुराया। ये युन उठी और उसने शुई निंगशुन को प्रणाम किया। इस समय ये युन भोज का केंद्र बन चुकी थी। प्रिंस क्रिम्सन फर्मेंट और बाई युएकिंग दोनों ये युन के सामने बैठे थे। ये युन को देखते ही उनके मन में कुछ कड़वाहट सी आ गई। क्रिम्सन फर्मेंट के लिए अगर ये युन आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य बन जाता तो ये लुओ वंश के लिए बहुत बड़ी बात होती, लेकिन उसके लिए इसका मतलब यह नहीं था कि यह अच्छा ही हो। इस बात ने उसे कड़वी और निराशा से भर दिया। परी निंगशुन, आप ये युन के बारे में क्या सोचती हैं? तीसरे शाही चाचा ने अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा। इन सभी वर्षों में तीसरे शाही चाचा राजमहल के पीछे के पहाड़ों में साधना करते रहे थे। फे फैंसम संप्रदाय के आक्रमण के अलावा बहुत कम चीजें उन्हें विचलित कर पाती थीं। मैं स्वामी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। परी निंगशुन ने अपना सिर हिलाया। परी, अगर यह सिर्फ आपकी निजी राय है तो कोई बात नहीं, तीसरे शाही चाचा ने कहा। परी निंगशुन ने इतने वर्षों तक आनंदमय वर्षा स्वामी का साथ दिया था, इसलिए संभवतः वह आनंदमय वर्षा स्वामी के निर्णय के मानदंडों को जानती थी। ये युन बुरा नहीं है। शुई निंगशुन ने ऐसा मूल्यांकन किया। लुओ परिवार की खुशी मनाने से पहले ही शुई निंगशुन के शब्दों में अचानक बदलाव आया। हालांकि उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उद्धरण चिन्ह। समस्या क्या है? लुओ कबीले के सदस्यों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये युन ने अभी तक अपने दाव डोमेन को पूरी तरह से नहीं समझा है। दाव डोमेन, ग्रेट दाव, हेवनली दाव, ओरिजिन, ये दाव के 4 क्षेत्र थे। एक सामान्य योद्धा के पास दाव डोमेन तब होता है जब वह दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में होता है। हालांकि प्रतिभाशाली लोगों के लिए स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में अपना स्वयं का दाव डोमेन होना आम बात थी। उदाहरण के लिए ची झुयुन के पास एक शूरा डोमेन था जिसने आकाश को लाल रंग में रंग दिया। इसने लाखों लोगों को घेर लिया और सभी को चौंका दिया। परम प्रसन्नतावान वर्षा देवता ने ची झुयुन को उसके दाव डोमेन के कारण पसंद किया था। निस्संदेह फेलिसिट्स रेनलॉर्ड ने दाव डोमेन पर बहुत जोर दिया था। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की दूरदृष्टि और नियमशास्त्रीय उपलब्धियों को दर्शाता है। यह किसी व्यक्ति के भविष्य के विकास को काफी हद तक निर्धारित करता है। हालांकि ये युन के पास स्पष्ट रूप से कोई दाव डोमेन नहीं था। तीसरे शाही चाचा ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और चुप हो गए। वहां मौजूद भीड़ में काफी लोग हैरान थे।
ये यून के पास दाव डोमेन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शीर्ष प्रतिभा के लिए दाव डोमेन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिए। राजकुमारी जुएर ने 10 साल से भी पहले एक दाव डोमेन को समझ लिया था। उस समय लुओर डिवाइन हॉल की परीक्षाओं के दौरान राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को ज्ञानोदय हुआ, जिससे उन्हें अपना दाव डोमेन प्राप्त हुआ। उस समय ये यून उनसे पीछे रह गए थे, लेकिन उन्हें 10 साल से अधिक पीछे नहीं रहना चाहिए था। इसके अलावा ये यून की ताकत स्पष्ट थी। वह ची झुयुन को हरा सकता था, तो भला उसका अपना दाव डोमेन क्यों नहीं होगा। फेरी के शब्दों के जवाब में इस कनिष्ठ व्यक्ति ने वास्तव में दाव डोमेन को नहीं समझा है। ये यून के ऐसा कहते ही सभी मेहमान अचंभित रह गए। उसके पास सचमुच एक भी नहीं था। इससे पहले ची झुयुन द्वारा दी गई चुनौती में लड़ने वाले सभी लोगों के पास दाव डोमेन थे। हो सकता है कि कुछ दाव डोमेन में आक्रमण शक्ति न हो, लेकिन वे फिर भी दाव डोमेन थे। ये यून ने शुरू से अंत तक किसी भी दाव डोमेन का उपयोग नहीं किया, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि ये उनका दाव डोमेन युद्ध के लिए अनुपयुक्त था। लेकिन अब असल में बात यह थी कि उसके पास दाव डोमेन था ही नहीं। ऐसा क्यों था? क्या ये यून को अपने नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि में किसी ऐसी बाधा का सामना करना पड़ा होगा जिसे वे पार नहीं कर सके? ये स्पष्ट रूप से बेहतर था कि पहले ही किसी ने अपना दाव डोमेन बना लिया था। इससे भविष्य में विकास की गुंजाइश बनी रही। इतने लंबे समय तक देरी करने से ये यून की प्रगति पहले ही बाधित हो चुकी थी। अगर उसे सच में कोई अड़चन आ गई तो ये बहुत बुरा होगा। अड़चनें ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कब पार किया जा सकता है, यह कोई नहीं बता सकता। इससे सभी लोग चिंता भरी नजरों से ये यून को देखने लगे, विशेषकर लुओ वंश के सदस्य। उन्हें चिंता थी कि ये यून की दाव विद्या में कमजोरी के कारण वह धीरे धीरे शीर्ष प्रतिभाओं से पिछड़ जाएगा। अंततः दाव अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वर्गारोहण से दाव अभिव्यक्ति तक पहुंचने के लिए दाव फलों को संघनित करना आवश्यक था। दाव फलों की संख्या और गुणवत्ता सीधे तौर पर उनकी भविष्य की सफलता को प्रभावित करती थी। मार्शल आर्ट की दुनिया में स्वर्गारोहण क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली योद्धा भी अपनी कमजोर दाव फल विशेषताओं के कारण धीरे धीरे पीछे छूट जाते थे। उनकी क्षमता का अंततः समाप्त हो जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। अगर ये यून कल अपने दाव डोमेन को संकुचित भी कर ले, तब भी वह ची झुयुन और अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक नुकसान में होगा। शुई निंगशुन ने सिर हिलाया। आप स्वर्ग आरोहण पूर्णता के स्तर पर हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने दाव क्षेत्र को संघनित नहीं किया है। ये वाकई धीमी गति से हो रहा है। आप दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए नियमशास्त्रीय अंतर्दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। दाव क्षेत्र के बिना आपके द्वारा संघनित दाव फल गुणवत्ता में निश्चित रूप से कम होंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप दाव अभिव्यक्ति क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। अध्याय 952 10,000 परियों का दिव्य कैनन। शुई निंगशुन के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लुओ कबीले के सदस्यों के दिलों में तनाव पैदा कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये यून आनंदमय वर्षा देवता का शिष्य न बन पाए? अगर ऐसा हुआ तो ये यून के विकास पर असर पड़ सकता है। लुओ वंश के लिए यह एक बड़ा नुकसान होगा। ये यून ने कुछ नहीं कहा और शुई निंगशुन के बोलने का इंतजार करने लगा। शुई निंगशुन बैठ गई और वह शांत दिख रही थी। उसने शांत स्वर में पूछा, ये यून, मैंने कुछ देर पहले काफी कुछ कहा था, लेकिन क्या मैंने तुमसे यह नहीं पूछा कि क्या तुम आनंदमय वर्षा देवता के शिष्य बनने का इरादा रखते हो? ये यून ने सिर हिलाया। एक ऐसे योद्धा के लिए जिसकी आयु अत्यंत लंबी हो, पार करने के लिए कई क्षेत्र मौजूद होते हैं। एक योद्धा कई शक्तिशाली व्यक्तियों को अपना गुरु बना सकता है और इसे पिछले गुरु के प्रति विश्वासघात नहीं माना जाता। वास्तव में ये यून ने अतीत में एजोर यांग लॉर्ड की विरासत प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह एजोर यांग लॉर्ड द्वारा अपने पूरे जीवन में अर्जित ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। सबसे महत्वपूर्ण साधना तकनीक की विरासत एजोर यांग लॉर्ड द्वारा नहीं छोड़ी गई थी। ये यून ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह एजोर यांग लॉर्ड के विश्वासपात्र द्वारा रचित प्राचीन महारानी का महामहारानी हृदय सूत्र था। वर्तमान ये यून के लिए महामहारानी हृदय सूत्र अपर्याप्त था। उसे एक अधिक शक्तिशाली साधना तकनीक की आवश्यकता थी ताकि वह अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र का मुकाबला कर सके। विरासत प्राप्त करना और किसी दिव्य गुरु से प्रत्यक्ष सलाह लेना बिल्कुल अलग बातें थीं। चाहे किसी की ज्ञान शक्ति कितनी भी उच्च क्यों न हो, केवल विरासत की नियमावली से साधना करने के लिए बार बार अभ्यास और पुष्टि की आवश्यकता होती थी। गुरु के मार्गदर्शन की तुलना में इसमें अधिक समय और प्रयास लगते थे। किसी दिव्य गुरु का शिष्य बनने के बाद मिलने वाले संसाधनों और प्रतिष्ठा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। ये यून के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा थी, क्योंकि यून को फेफेंसम संप्रदाय का सामना करते समय भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे गुरु दाव में व्यक्ति के दर्जे को बहुत महत्व देते हैं। मेरे गुरु का शिष्य बनने के लिए स्वर्ग आरोहण स्तर पर दाव डोमेन का निर्माण करना आवश्यक है। यदि आपके पास दाव डोमेन नहीं है तो यह असंभव है। दाव डोमेन को संघनित करें। ये यून थोड़ा हिचकिचाया। दाव डोमेन को संघनित करने पर पास हो जाता है। अगर यह सिर्फ एक साधारण दाव डोमेन होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ची झुयुन को गुरु द्वारा स्वीकृति मिलने का कारण ये था कि उसका दाव डोमेन असाधारण था। ची झुयुन के दाव डोमेन ने मेरे गुरु के नामात्र के शिष्य को हरा दिया था, इसलिए उन्हें गुरु द्वारा मान्यता दी गई थी। नामात्र का शिष्य? ये यून ने आश्चर्य से पूछा। क्या आनंदमय वर्षा स्वामी के भी नामात्र के शिष्य थे? पब फ्यूचर एड्स। जी हाँ, सही है। गुरु के नाम के कई शिष्य हैं। हालांकि मेरे गुरु ने कभी कोई गुट नहीं बनाया, फिर भी उनके कई अनुयायी हैं। कई काम वे अकेले नहीं कर सकते, इसलिए काम दूसरों को सौंपना जरूरी है। शुई निंगशुन की व्याख्या से ये यून को ज्ञान प्राप्त हुआ। नामात्र के शिष्य शायद सेवकों के समान थे। हालांकि उन्हें सेवक कहा जाता था, लेकिन वे संभवतः बहुत प्रतिभाशाली थे। किसी दिव्य स्वामी का सेवक बनना कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही कठिन था। मेरे गुरुजी एक निजी शिष्य चाहते हैं।
नामात्र के शिष्य की तुलना इससे कहीं नहीं की जा सकती, इसलिए अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से उच्च हैं। भले ही आपने ची झुयुन को पराजित कर दिया हो, फिर भी आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे गुरुजी प्रभावित हो और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो। गुरुजी विवेक, वंश और नियमित दाव क्षेत्र को महत्व देते हैं। यह तो आपकी बोध शक्ति अद्भुत है, जिससे आप अपूर्ण सर्वोच्च स्तर की साधना तकनीकों से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। या आपका दाव डोमेन ची झुयुन के समान स्तर का है, या फिर आपके पास उस महिला के समान शुद्ध प्राचीन फे रक्त है। यदि आप इन 3 मानदंडों में से कोई 2 पूरे कर लेते हैं तो गुरु के शिष्य बनने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप केवल एक भी पूरा कर लेते हैं तो संभव है कि आपको मेरे गुरु की स्वीकृति मिल जाए, लेकिन यह निश्चित नहीं है। शुई निंगशुन बोलते हुए लुओ हो एर की ओर देखने लगी। उनका जिक्र लुओ हो एर से ही हो रहा था। उन्हें उनके वंश में एक अत्यंत दुर्लभ शुद्धता का आभास हुआ, लेकिन लुओ हो एर लुओ कुल की एक विलक्षण प्रतिभा थी। तुलना में ये युन का वंश उनसे बिल्कुल अलग था। जहां तक धारणा की बात है, एक अपूर्ण सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक से भले ही वह थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो, निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना अत्यंत कठिन होगा। अंत में दाव डोमेन भी बहुत कठिन था। ची झुयुन की दाव डोमेन में उपलब्धि तो स्वर्ग को भी चुनौती देने वाली थी। अब ये युन के पास तो दाव डोमेन भी नहीं था, तो वह ची झुयुन से कैसे मुकाबला कर सकता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि पास होने के लिए उसे 3 में से 2 मानदंडों को पूरा करना आवश्यक था। केवल एक को पूरा करने पर भी वह असफल हो सकता था। इन मानदंडों ने लुओ कबीले के कई सदस्यों के दिलों में एक अजीब सी ठंडक पैदा कर दी। ये युन की वंश परंपरा कमजोर थी और उसके पास कोई दाव डोमेन नहीं था। उसकी समझ भी भरोसेमंद नहीं लग रही थी। आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य बनने की संभावना बेहद कम थी। अंततः क्या वह सारा प्रयास व्यर्थ गया? लोगों को यह परिणाम स्वीकार करना कठिन लगा। आनंदमय वर्षा देवता की अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। यहाँ तक कि एक दिव्य भगवान भी अपने शिष्यों के चयन में इतने कठोर थे। शुई निंगशुन ने मानो लोगों के मन की बात जान ली थी और धीरे से बोली, गुरुजी के ऐसे मानदंड बनाने के पीछे स्वाभाविक रूप से कुछ कारण होंगे। मेरे गुरुजी इस बार अपने शिष्य को अपना पदभार सौंपना चाहते हैं। मेरे गुरुजी के पास 10,000 परियों के दिव्य ग्रंथ का एक अंश है। मेरा मानना है कि अब ये कोई रहस्य नहीं रह गया है। उद्धरण चिन्ह। जब शुई निंगशुन ने ये कहा तो सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और ठंडी सांस ली। पब फ्यूचर एड्स 10,000 परियों के दिव्य ग्रंथ का बचा हुआ पृष्ठ। जब आदिम ब्रह्मांड अराजकता से उत्पन्न हुआ तो 12 दिव्य स्वर्ग धीरे धीरे विकसित हुए। उस समय शक्तिशाली आदिम व्यक्तित्वों का उदय हुआ, जिन्होंने प्राकृतिक नियमों की अंतर्दृष्टि प्राप्त की और धीरे धीरे मार्शल आर्ट की विरासत की स्थापना की। 12 दिव्य स्वर्गों में योद्धाओं द्वारा सर्वोच्च मार्शल आर्ट विरासत को दिव्य नियम माना जाता था, जो कि सर्वोच्च तकनीकें थी और स्वर्गीय दाव के करीब थी। शायद ये नियति ही थी कि प्रत्येक दिव्य स्वर्ग ने अपने जन्म के समय एक ऐसा दिव्य ग्रंथ उत्पन्न किया जो स्वर्गीय मार्ग के निकट था। ये 12 दिव्य ग्रंथ मानव संसार के महान मार्ग का स्वाभाविक सार थे, ठीक वैसे ही जैसे दिव्य स्वामी राजमुकुट, जो प्रत्येक दिव्य स्वर्ग द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्मित होते थे। उनमें सृजन की शक्ति थी। जहां तक 10,000 फे डिवाइन कैनन की बात है, ये डिवाइन कैनन 10,000 फे एम्पायरियन हेवन से संबंधित था। 12 दिव्य नियम साधना तकनीकें थीं, जिनकी उनको इस समय सबसे अधिक कमी थी। जाहिर है ये युन इन्हें सीखना चाहता था। ये युन जानता था कि एजोर यांग लॉर्ड ने पहले यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल के कुछ पन्ने देखे थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी पन्ना ये युन के हाथ नहीं लगा था और उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। अगर ऐसा ना होता तो यांग गॉड मैनुअल उसके हाथ में होता और उसकी साधना की गति बहुत बढ़ जाती, तो फिर उसे ऊर्जा की कमी क्यों रहती, जिसके कारण वह 10,000 डेमन व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस का उपयोग करने से डरता है। ये 10,000 परियों का दिव्य ग्रंथ है। ये सोचकर ही पता चलता है कि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड 10,000 परियों के दिव्य ग्रंथ को पढ़ाने की योजना बना रहा है। कितने प्रतिभाशाली लोग इसके लिए पागल हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि तीसरे शाही चाचा ने भी आह भरी। भला कौन 10,000 परी दिव्य षड्यंत्र सीखना नहीं चाहेगा। उस स्तर की साधना तकनीक लुओ कबीले जैसे गुट के लिए बहुत दूर की बात थी। अगर लुओ कबीले को कभी 10,000 परी दिव्य षड्यंत्र के बचे हुए पन्ने भी मिल गए तो शायद इसके परिणामस्वरूप उनका ही विनाश हो जाएगा। तीसरे शाही चाचा ने ये युन की ओर देखा और आह भरी। उन्हें ये युन पर दया आ रही थी। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के लिए ऐसे उच्च मानदंड रखना स्वाभाविक था यदि वह किसी ऐसे शिष्य को लेने की योजना बना रहा था जिसे 10,000 फे डिवाइन कैनन का ज्ञान दिया जाना था। हालांकि इतना बड़ा अवसर ये युन के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ये युन की वर्तमान स्थिति में उसके लिए आनंदमय वर्षा देवता का शिष्य बनना लगभग असंभव था। शुई निंगशुन ने ये युन को देखा, मानो उसे उस पर दया आ रही हो। अगर कोई दिव्य स्वामी सामान्य परिस्थितियों में किसी शिष्य को अपना शिष्य बनाता तो ये युन शायद ही योग्य होता, लेकिन अब तो उसमें अभी भी कुछ कमी थी। मेरे गुरु लगभग 1 वर्ष तक ओरेकल फे साम्राज्य में रहेंगे। इस दौरान शिष्य चुनने का निर्णय लिया जाएगा। यदि आपको संभव लगे तो ओरेकल फे साम्राज्य में आ जाए। अध्याय 953। ये युन का दाव डोमेन। शुई निंगशुन के ऐसा कहते ही उसके पैरों से शुरू होकर एक परछाई उसे घेरने लगी। उसके बाद जैसे जैसे परछाई तेजी से सिकुड़ती गई, उसका शरीर उसमें विलीन होता चला गया और पलक झपकते ही पूरी तरह गायब हो गया। वह जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी, मानो वहां पहले कुछ था ही न। शुई निंगशुन को गायब होते देख महल का हॉल सन्नाटे में डूब गया। कई लोग ये युन की ओर देखने लगे। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई जबकि अन्य को अफसोस हुआ। वहीं अन्य गुटों के कुछ लोग घटनाक्रम पर खुशी मना रहे थे। परी निंगशुन बेवजह मुश्किल खड़ी कर रही हैं। लुओ कबीले के किसी व्यक्ति ने नाखुशी से कहा, क्या आपको लगता है कि परी निंगशुन को आप नीचा दिखा सकते हैं? एक गंभीर आवाज गूंजी। बोलने वाले तीसरे शाही चाचा थे।
इस बार फेलिसिट स्वेन लॉर्ड एक निजी शिष्य बनाने की योजना बना रहे हैं और इसमें 10,000 परिदिव्य कैनन की विरासत शामिल है, इसलिए स्वाभाविक है कि उनके मानदंड बहुत ऊंचे होंगे। यह मत भूलिए कि एक दिव्य स्वामी का जीवनकाल बहुत लंबा होता है। फेलिसिट स्वेन लॉर्ड को दिव्य स्वामी बने अभी बहुत समय नहीं हुआ है। उनके पास शिष्य चुनने के लिए अभी लाखों बल्कि करोड़ों साल हैं। उन्हें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। अगर उन्हें कोई शिष्य नहीं भी मिलता तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे भाग्य के संयोग से किसी से मिलने का इंतजार कर सकते हैं। इस मामले में गुण मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए फेलिसिट स्वेन लॉर्ड निश्चित रूप से अपने मानदंड कम नहीं करेंगे। हालांकि तीसरे शाही चाचा को यी उनके लिए दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि परी निंगशुन यी उनके लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा करके उन्होंने ये दिखाया कि आनंदमय वर्षा स्वामी अपने शिष्य को कितना महत्व देते थे। वे सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसे वे अपना पदभार सौंप सकें। तीसरे शाही चाचा के ऐसा कहते ही सब लोग चुप हो गए। वास्तव में ईश्वर के मानदंड उनसे भिन्न थे। एक दिव्य स्वामी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है, जिससे उन्हें अनगिनत लोगों की यात्रा करने और अनगिनत प्रतिभाओं को देखने का अवसर मिलता है। उनके लिए यी उन पहले से ही काफी अद्भुत था, लेकिन अगर उसे विशाल 10,000 परी साम्राज्य में लाखों वर्षों तक रखा जाता तो क्या होता। ये यून जैसी अद्भुत शख्सियत भी शायद कुछ भी न हो। दाओ डोमेन, प्रभावशाली बोध या उत्कृष्ट वंश के बिना आनंदमय वर्षा स्वामी की आवश्यकताओं को पूरा करना वास्तव में कठिन था। तीसरे शाही चाचा ने फिर कहा, हमारा लुओ वंश 100 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है। हमें खुद को कम आंकने की जरूरत नहीं है। ये यून, क्या तुम समझते हो? जब तीसरे शाही चाचा ने ये कहा तो उन्होंने यी यून की ओर देखा। जाहिर तौर पर उन्हें डर था कि यी यून को कोई झटका लग सकता है। यी यून ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जूनियर समझ गया है। शुई निंगशुन द्वारा दी गई जानकारी सुनने के बाद संबंधित पक्ष होने के नाते ये उनके मूड में कोई तीव्र उतार चढ़ाव नहीं आया। वह अत्यंत शांत था, जिससे तीसरे शाही चाचा बहुत प्रसन्न हुए। आसानी से प्रसन्न या निराश न होने के साथ साथ दृढ़ इच्छाशक्ति और मार्शल आर्ट के प्रति अटूट प्रेम रखने वाला उसके जैसा योद्धा और भी आगे जा सकता था। छोटी यून, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी निराशा नहीं हुई? लुओ हुआई ने यी यून से पूछा। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। मेरा मार्शल आर्ट का मार्ग अंततः मुझ पर ही निर्भर करता है। आपने जो कहा वह गलत नहीं है, लेकिन इतने समय तक आपको अपने दाओ डोमेन के बारे में अंतर्दृष्टि क्यों नहीं मिली? मुझे लगता है कि आपके नियम संबंधी अंतर्दृष्टि के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लुओ हुआ ने ऐसा सवाल पूछा तो कई लोगों ने यी यून की ओर देखा। ये सच है, ये बहुत अजीब बात है कि यी यून ने अभी तक दाओ डोमेन का संघनन नहीं किया था। युआन ओपनिंग के क्षेत्र से योद्धाओं ने नियमों को समझना शुरू किया और दाओ मैनिफेस्टेशन के क्षेत्र तक नियम दाओ फलों में संघनित हो जाते थे। यह एक गुणात्मक छलांग थी। ये यून के कानून तो शुरू से ही उत्कृष्ट थे, तो वह अपने साथियों से पीछे कैसे रह सकता था? कुछ समस्याएं हैं जिनका हल मैं अभी तक नहीं निकाल पाया हूं। ये यून के इस जवाब ने लुओ कबीले के सदस्यों के दिलों में तनाव पैदा कर दिया। क्या वाकई कोई अड़चन थी? ये कनिष्ठ विद्यार्थी एक बार फिर आदिम अंतरिक्ष में प्रवेश करने का अनुरोध करता है। शायद मेरा दाव क्षेत्र पूर्ण हो जाएगा, ये यून ने गंभीरता से कहा। ये यून ने अभी तक किसी दाव डोमेन का निर्माण नहीं किया था। इसका मुख्य कारण ये था कि यून का प्रारंभिक लक्ष्य बहुत ऊंचा था। वह एक विनाश दाव डोमेन का निर्माण करना चाहता था। विनाश के मार्ग को लघु विनाश मार्ग और प्रमुख विनाश मार्ग में विभाजित किया गया था। ये यून को यह नहीं पता था कि 10,000 दानव अस्तित्व चक्र किस विनाश के मार्ग से आया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह निश्चित रूप से लघु विनाश मार्ग जितना सरल नहीं था। यदि यह विनाश का प्रमुख दाव था तो यह बिल्कुल अकल्पनीय था। इस प्रकार के दाव डोमेन को संघनित करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। ये यून का प्रयास निश्चित रूप से एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। यदि ये यून ने आदिम अंतरिक्ष में अपने 18 वर्षों के दौरान एक शुद्ध यांग दाव डोमेन का संघनन किया होता तो उसने बहुत पहले ही एक शुद्ध यांग दाव डोमेन का संघनन कर लिया होता। शुद्ध यांग भी एक महान दाव नियम था। शुद्ध यांग दाव डोमेन राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के बिजली दाव डोमेन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता, लेकिन ये यून ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना सारा प्रयास विनाश दाव डोमेन में लगा दिया। सामान्य योद्धा केवल एक ही नियम पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिससे वे स्वाभाविक रूप से एक ही दाव डोमेन को संघनित करने में सक्षम होते थे। शीर्ष प्रतिभाओं की बात करें तो वे कई दाव डोमेन को संघनित करने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें प्रमुख और गौण दाव डोमेन में विभाजित किया गया था। सबसे पहले जिस दाव डोमेन का संघनन होगा वह स्वर्गीय दाव द्वारा संवर्धित होगा, जिसके परिणामस्वरूप वह सबसे शक्तिशाली होगा। हालांकि इसकी कठिनाई के कारण किसी शीर्ष प्रतिभा द्वारा संघनित पहला दाव डोमेन भी आमतौर पर महान दाव डोमेन नहीं होगा। ये 5 तत्वों वाले आसान दाव डोमेनों में से एक होगा या सृजनात्मक दाव डोमेन होगा। हालांकि ये यून ने अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के विनाश मार्ग को चुना था। ऐसा करने में कितनी कठिनाई हुई होगी इसकी कल्पना ही की जा सकती है। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल एक ऐसी चीज थी जिस पर ये यून भरोसा कर सकता था, इसलिए वह इस तरह के एक अजीबोगरीब विचार को आजमाना चाहता था। शुरू में ये यून का मानना था कि वह अगले 3 या 5 वर्षों में अपने विनाश दाव डोमेन को संघनित करने में सक्षम होगा। हालांकि ची झुयुन के साथ युद्ध के बाद ये यून को कई नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई। उनका मानना था कि यदि वह फिर से आदिम अंतरिक्ष में लौटता है तो उसे सफलता का मौका मिल सकता है। आदिम लोक में सम्राट लुओ की भौहें तन गईं। आदिम लोक लुओ दिव्य हॉल में था और लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाएं पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। फिर भी ये यून फिर से आदिम लोक में लौटना चाहता था। ये यून, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन तुम्हें अभी आदिम स्वर्ग में ले जाने के लिए 10 गुना अधिक विश्व पत्थरों की आवश्यकता है, लुओ वंश के एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। ओह, ये यून अचंभित रह गई।
लुओ दिव्य हॉल की परीक्षाएं हर 60 साल में एक बार होती हैं और हर बार 18 साल तक चलती हैं। इसके पीछे एक खास वजह है, क्योंकि 18 साल बाद आदिम स्वर्ग के द्वार और भी मजबूत हो जाएंगे। उन्हें पार करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लुओ कबीले के दरबारी ने धैर्यपूर्वक समझाया। उन्हें पहले से ही यह आभास हो चुका था कि उनके पास अब आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य बनने का कोई अवसर नहीं बचा है। यदि वह आदिम अंतरिक्ष में लौट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। विश्व पत्थरों को व्यर्थ खर्च नहीं किया जा सकता, वे सब संसाधन हैं। ये यून के कुछ और कहने से पहले ही तीसरे शाही चाचा ने कहा, उसे वहां ले चलो। ये तो बस एक बार आदिम अंतरिक्ष में प्रवेश करने की बात है। उन विश्व पत्थरों का खर्च हमारे लुओ कबीले के लिए वहन करने योग्य है। भले ही वह आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य न बन पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इससे उसे शक्ति मिलती है, उन विश्व पत्थरों का खर्च सार्थक होगा। तीसरे शाही चाचा का आदेश ऐसा था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। लुओ वंश की युवा पीढ़ी के कई लोग, जिनमें राजकुमार क्रिम्सन फर्मेंट भी शामिल थे, ये सुनकर ईर्ष्या करने लगे। ये यून को सर्वोच्च सम्मान मिल रहा था, यहाँ तक कि स्वयं क्रिम्सन फर्मेंट को भी अतीत में ऐसा सम्मान नहीं मिला था। धन्यवाद सीनियर, ये यून ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा। उसने अपने ऊपर किए गए उपकार को ध्यान में रखा। ची जुइयुन के साथ हुए युद्ध से मिली जानकारियों को आदिम अंतरिक्ष में वापस जाकर आत्मसात करना जरूरी था। जहां तक अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र की बात है, उसे बैंगनी क्रिस्टल परी देव पत्थर का उपयोग करके इसकी पुनः पुष्टि करनी थी। ये यून को विश्वास था कि इस बार उसे निश्चित रूप से नई जानकारियां मिलेंगी। अध्याय 954। इससे पहले कि किसी का हृदय साधारणता में सिमट जाए, महान दाव हृदय के भीतर ही निहित है। रहस्यमय आदिम स्वर्ग में लुओ वंश के विशेष आध्यात्मिक यान ने अंतरिक्ष में कई यात्राएं की। अंतरिक्ष में अचानक उतार चढ़ाव के साथ ये लुओ दिव्य हॉल के ऊपर प्रकट हुआ। जब दरवाजे खुले तो ये यून स्पिरिट क्रूजर से बाहर निकला। पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो उसने शैडो ट्विंस के कदमों की नकल की थी, जिससे उसे अव्यवस्थित नियमों वाले अंतरिक्ष में अपना संतुलन बनाने में मदद मिली थी। लेकिन इस बार वह बस आगे बढ़ा और उसके हर कदम से एक लहर पैदा हुई। एक गंभीर चेहरे वाला दाढ़ीधारी बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हे महापुरुष दुवानमू, ये यून ने झुककर कहा, मुझे पहले ही सूचित कर दिया गया है। एल्डर दुवानमू ने ये यून को एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, परीक्षणों के बाद से तुमने एक बार फिर सुधार किया है। बुरा नहीं है। एल्डर दुवानमू को पता था कि ये यून की प्रतिभा साधारण थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेगा। ये यून सचमुच एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार सुखद आश्चर्य पैदा करता रहता था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का निजी शिष्य बनना वास्तव में कठिन था, और यहाँ तक कि वर्तमान यून को भी ऐसा बनने की बहुत कम उम्मीद थी। आदिम स्थान आपके लिए पहले से ही तैयार है। आपके पास 1 साल का समय है। चलिए चलते हैं। एल्डर दुवानमू ने लुओ दिव्य हॉल की ओर उड़ते हुए नेतृत्व किया। जब परीक्षणों में भाग लेने के लिए कोई नहीं आता था, तो लुओ डिवाइन हॉल एक भूले हुए संसार में निष्क्रिय पड़े एक प्राचीन स्मारक की तरह होता था। यह एक प्राचीन और उदास आभा बिखेरता था। लुओ डिवाइन हॉल के बुजुर्ग हजारों वर्षों तक एकांतवास में रहे। मार्शल आर्ट में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। ये यून ने एल्डर दुवानमू के साथ आदिम स्थान पर पहुंचते हुए इस पर विचार किया। आगे बढ़ो और अपना एकांतवास शुरू करो। क्या वह 1 साल के भीतर अपने दाव डोमेन को संकुचित करना चाहता है? ये पता नहीं था कि एल्डशिका एल्डर दुवानमू के बगल में प्रकट हुए और उन्होंने आदिम अंतरिक्ष के भीतर ये यून को सील करने वाले विशाल दरवाजों को देखते हुए पूछा। बिल्कुल सही बड़े भाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वह बच्चा बहुत महत्वाकांक्षी है। अगर वह किसी साधारण दाव डोमेन को संघनित करना चाहता है तो जाहिर है यह मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वह जिस दाव डोमेन को संघनित करना चाहता है वह साधारण कैसे हो सकता है? 1 साल का समय बहुत कम है। इसके अलावा अब उसके ऊपर 1 साल का दबाव भी मंडरा रहा है, इसलिए तनाव इसे और भी कठिन बना देता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। वे अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। वे केवल महान दाव का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और निम्न दाव को तुच्छ समझते हैं, लेकिन ध्यान के दौरान वे भटक जाते हैं। सांसारिक दाव का ज्ञान प्राप्त करने वाले योद्धा के लिए ध्यान प्रक्रिया में भटक जाना बहुत आम बात है। कुछ लोगों को तो कई वर्षों बाद ये भी एहसास होता है कि उनका ज्ञान गलत था और इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कानूनों की जानकारी हासिल करना और भटक जाना उतना डरावना नहीं था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि यह पता ही न चले कि आप भटक गए हैं। ये तो बहुत खतरनाक होगा। ये यून जैसे युवा प्रतिभाशाली के लिए देरी करने का कोई समय नहीं था। बड़े भाई, क्या आपका मतलब यह है कि यून भटक सकती है? संभावना तो है, बस मुझे डर है कि ऐसा न हो जाए। एल्डर शी ने सिर हिलाया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए इतने समय बाद भी उन्हें अपने दाव डोमेन के बारे में अंतर्दृष्टि न होना बहुत ही असामान्य बात है। यहाँ तक कि एक शुद्ध यांग दाव डोमेन को भी अब तक संघनित हो जाना चाहिए था। प्रतिभाशाली लोग अभिमानी होते हैं। ये यून जैसे शीर्ष प्रतिभावान व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं और भी ऊंची होंगी, लेकिन कभी कभी यह हमेशा अच्छी बात नहीं होती। वह किस दाव डोमेन को संघनित करना चाहता था? शुद्ध यांग दाव डोमेन, तलवार का दाव डोमेन। किसी एक दाव डोमेन में महारत हासिल करने से युद्ध शक्ति में अपार वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए ची झुयुन का शूरा दाव डोमेन उसकी हत्या की इच्छा और संकल्प का सार था। यहाँ चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। आइए 1 साल बाद देखते हैं कि क्या होता है, एल्डर दुवानमू ने कहा। उनके लिए 1 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। आदिम अंतरिक्ष में ये यून एक बार फिर बैंगनी क्रिस्टल फे गॉडस्टोन के सामने आ पहुंची। इस बार उसके और बैंगनी क्रिस्टल फे गॉडस्टोन के बीच एक और भी स्पष्ट संबंध था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका जीवन रक्त आपस में जुड़ा हुआ हो।
ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल फे गॉड स्टोन का सामना किया और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बूम! जैसे ही उसने पल भर में एक दरवाजा खोला हो, ये यून की आंखें एक मानसिक दुनिया में प्रवेश करते ही चमक उठी। इस बार मानसिक जगत में न तो वह पुरुष और न ही लाल कमल वाली स्त्री दिखाई दी। उसमें अनगिनत नियमशास्त्रीय अंश लगातार इधर उधर घूमते रहते थे। उस अंतरिक्ष में केवल नियमशास्त्रीय अंश ही थे और बाकी सब अराजकता थी। ये यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा किया, जिससे एक छोटा सा नियमशास्त्रीय टुकड़ा उसकी ओर उड़कर आया। इसके बाद बर्फ की बौछार की तरह और भी नियमशास्त्रीय टुकड़े ये यून की ओर उड़ने लगे। पहला दाव पैटर्न पूरा हो गया और तुरंत ही अंतरिक्ष में उसका पहला नियम स्थापित हो गया। जैसे जैसे वह उनका निर्माण करता गया, नियमशास्त्रीय अंश लगातार दाव पैटर्न में संघनित होते गए। ये यून अपने कार्यों में इतना मग्न था कि उसकी मानसिक ऊर्जा लगातार समाप्त होती जा रही थी। जल्द ही ये यून द्वारा संपूर्ण 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को संघनित कर लिया गया। बैंगनी क्रिस्टल धारण किए लंबे बालों वाले व्यक्ति ने अपने भले से एक संसार का निर्माण किया, फिर उसे चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसने पूरे संसार के नियमों को अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र में समाहित कर दिया। यह विनाश का दाव था और ये लघु विनाश से भी अधिक शक्तिशाली था। इससे पहले हुए परीक्षण में ये यून ने लंबे बालों वाले व्यक्ति के तरीकों की नकल करने का प्रयास किया था और उसने अपने स्वयं के दाव डोमेन को संघनित करने में मदद के लिए 10,000 दानव अस्तित्व चक्र का उपयोग किया था, लेकिन वह असफल रहा था। अपने दाव डोमेन को संघनित करने की प्रक्रिया में ये यून को कुछ असामंजस्य का अनुभव हुआ। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे वह कभी हल नहीं कर पाया। और ची झुयुन के साथ युद्ध में ये यून को इस बात की नई समझ प्राप्त हुई कि यह भावना कहां से उत्पन्न होती है। 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को देखते हुए ये यून चुपचाप उसे निहारता रहा। अचानक उसकी आंखों में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। उसने अपनी टूटी हुई तलवार निकाली और अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र पर प्रहार किया। काचा! अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र चकनाचूर हो गया था और वह अनगिनत नियमित टुकड़ों में तब्दील हो गया था। यह वह दाव नहीं था जिसका वह अनुसरण कर रहा था। 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र लंबे बालों वाले व्यक्ति की जीवन भर की मार्शल तकनीक थी और इसकी गहनता में कोई संदेह नहीं था। हालांकि ये लंबे बालों वाले व्यक्ति का दाव था। यद्यपि ये यून ने अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र को सीख लिया था, उसने इसे नकल करके सीखा था। यह उसकी अपनी समझ नहीं थी। अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र की हूबहू नकल करके उसने एक मार्शल तकनीक सीख ली थी। लेकिन चाहे वह कितनी भी गहन क्यों न हो, वह केवल एक तकनीक थी, इससे अधिक कुछ नहीं। एक बार जब वह इससे प्रतिबंधित हो गया तो वह अपना स्वयं का दाव कैसे बना सकता था। ये यून ने टूटी हुई तलवार लहराए और उड़ते हुए दाव पैटर्न को चकनाचूर कर दिया। उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और विनाश से उन्हें फिर से बना दिया। अस्तित्व का 10,000 दानव चक्र पूरी तरह से चकनाचूर होकर छोटे छोटे नियमित टुकड़ों में बिखर गया था। काचा! ये यून के मन में ऐसा लग रहा था मानो कोई जिल्ली उसे रोक रही हो, लेकिन शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार से वह जिल्ली चकनाचूर हो गई। उसके पास 18 वर्षों के अनुभवों की समीक्षा करने के लिए अभी भी 1 वर्ष का समय था। जब ये यून ने एक बार फिर प्रकट हुए अनगिनत अनियमित नियम संबंधी टुकड़ों का सामना किया तो उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। ये यून ने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। तलवार ने विनाश कर दिया था और वह जिस चीज को संघनित करना चाहता था वह विनाश ही था। ये यून की इच्छाशक्ति की तलवार थी जो ये यून के युद्ध कौशल और उसके जुनून का प्रतीक थी। वह मार्शल आर्ट के शिखर को हासिल करना चाहता था और उससे भी आगे जाना चाहता था। इससे पहले कि किसी का हृदय साधारणता के स्तर तक गिर जाए, महान दाव उसके हृदय में ही निहित है। क्लाउड वाइल्डनेस से आकर और अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए वह 12 विशाल एम्पायरियन हेवन में पहुंच गया था। एक साधारण नश्वर प्राणी से लेकर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के योद्धा तक मैं और भी आगे जा सकता हूँ। लिन शिंटोग, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एजोर यांग लॉर्ड, मैं आपका बदला लूंगा। तलवारों की एक के बाद एक किरणें बरसती हुई बर्फ के टुकड़ों की तरह दिखाई दे रही थी जो पूरे स्थान को रोशन कर रही थी। तलवार की किरणों के बीच नियमित अंश संघनित होने लगे जो अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र से पूरी तरह से अलग तरीके से संघनित हो रहे थे। ये यून ने यह सोचा भी नहीं कि वह उन्हें कैसे संघनित करेगा। उसने अपने मन की इच्छा के अनुसार तलवार के जोश से वार किया। तलवार की किरणों में ये यून ने अपने शरीर और आत्मा को खाली कर दिया क्योंकि उसने मुक्ति का अनुभव किया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे एक विशाल दुनिया में हैं और तलवारबाजी में संलग्न रहते हुए इस प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। बूम बूम बूम! तलवार की सरसराहट से ऐसी आवाजें उत्पन्न हुई जो युद्ध के घंटों या गरजने जैसी लगती थी। उसने अनगिनत बार अपनी तलवार लहराई थी, उसे पता ही नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। उसकी सारी ऊर्जा बार बार समाप्त हो जाती थी, लेकिन हर बार ऐसा होने पर बैंगनी क्रिस्टल उसके दिल के साथ धड़कता था, दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करता था और ये उनके अंगों और शरीर के साथ साथ उसकी रक्तवाहिकाओं को भी पोषण देता था। जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे वह और तीव्र होती गई। ये यून का शरीर पसीने से तरबतर था क्योंकि वह अपनी सहनशक्ति की सीमा के कगार पर था। बूम! अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। ये यून की तलवार रुक गई जब उसने सीधे देखा। उसकी तलवार की नोक पर एक रहस्यमय गोलाकार आकृति थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। तलवार की नोक से वार होते ही गोलाकार आकृति फट गई। ये यून के पैरों के नीचे अनगिनत दाव आकृतियां प्रकट हुई और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। सुनहरी ज्वालाओं के बीच ये यून को ऐसा लगा जैसे वह ज्वालाओं से पुनर्जन्म ले रहा हो। उसके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी और स्वर्णिम कोवा का प्रतीक प्रकट हुआ जिसने अपने विशाल सुनहरेपन फैला दिए। आग की लिपटों में ये यून की आंखों में मानो सोने की एक अतिरिक्त चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण मानसिक जगत उसकी आभा को सहन नहीं कर सका और वह कांपने लगा। एक तेज आवाज के साथ अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया और ये यून समय और स्थान की उथल पुथल में समा गया और उसके साथ बहता चला गया।
समय बीतता गया और साधना को समय का कोई आभास नहीं था। आदिम अंतरिक्ष में एल्डर दुवानमू और एल्डर शी एक बार फिर हॉल के दरवाजे के सामने प्रकट हुए। इस शांत और निर्जीव दुनिया में 1 साल का समय बहुत ही कम था, मानो पलक झपकते ही बीत गया हो। अध्याय 955 शिष्यत्व के लिए प्रतिस्पर्धा। विशाल ब्रह्मांड में एक आध्यात्मिक नौक उड़ान के बीच में थी। स्पिरिट क्रूजर एक धुंधले क्षेत्र में पहुंच चुका था कि अचानक एक काले प्रवेश द्वार के प्रकट होने से वह उसमें समा गया। काले प्रवेश द्वार के भीतर स्थित प्राचीन स्वतंत्र स्थान वह जगह थी जहां 10,000 फे साम्राज्य के स्वर्ग में स्थित ओरेकल फे साम्राज्य का केंद्र था। किंवदंतियों के अनुसार 10,000 फे साम्राज्य के स्वर्ग के निर्माण के समय एक प्राचीन फे की मृत्यु हो गई थी और वह अपने शरीर में समाहित संसार को पीछे छोड़ गई थी। लंबे समय के बाद वह संसार एक अंतरिक्ष में परिवर्तित हो गया। प्राचीन अंतरिक्ष में एक विशाल तैरता हुआ द्वीप था जिसके चारों ओर कई छोटे द्वीप थे। ये द्वीप ओरेकल फे साम्राज्य के उच्च पदस्थ लोगों के निवास स्थान थे। क्षेत्र के चारों ओर प्रतिबंधात्मक घेरे बने हुए थे जो लोगों को उनके पास जाने से रोकते थे। और उस विशाल तैरते द्वीप पर विशाल और हलचल भरा फे साम्राज्य स्थित था। फे साम्राज्य के बीचों बीच 10 से अधिक विशाल मीनारें खड़ी थीं जिनसे प्रचंड युद्ध शक्ति का संचार हो रहा था। ची जुईयुन एक मीनार में रहता था। लुओ वंश में यीयुन से हारने के बाद से ही वह मीनार के अंदर एकांतवास में चला गया था। लोग उनसे मिलने आते थे या तो उन्हें सांत्वना देने के लिए या फिर उन पर गर्व जताने के लिए, लेकिन ची जुईयुन उनसे नहीं मिलते थे। यू तियानफेन टावर के प्रवेश द्वार पर आया और उसने कसकर बंद दरवाजे पर अपनी आवाज पहुंचाते हुए कहा, क्या तुम अब भी मार्शल आर्ट के उच्च स्तर को प्राप्त करने की योजना बना रहे हो या तुम हमेशा यीयुन से हारते रहने की योजना बना रहे हो? यू तियानफेन के ऐसा कहते ही दरवाजा खुल गया। ची जुईयुन दरवाजे पर खड़ा था और यू तियानफेन को देखते हुए उसने कहा, यीयुन अब मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य मेरा अपना मार्शल पथ है। उसने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया था। स्वर्ग से परे भी स्वर्ग होते हैं और लोगों से परे भी लोग होते हैं। अगर वह यीयुन से नहीं भी हारता तो किसी और से तो हार ही जाता। यू तियानफेन चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हारे लिए आनंदमय वर्षा स्वामी का शिष्य बनने की सारी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। ची जुईयुन के चेहरे के भाव बदल गए। अब वह यीयुन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था, लेकिन जाहिर तौर पर वह भी एक दिव्य स्वामी का शिष्य बनना चाहता था। यही उसका सबसे बड़ा अफसोस था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ओरेकल फे साम्राज्य छोड़ने वाले हैं। वे अपना कोई निजी शिष्य नियुक्त करने में असफल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओरेकल इंपीरियल पेट्रियार्क से कुछ नामात्र के शिष्यों को शामिल करके अपनी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने पर सहमति जताई है, यू तियानफेन ने कहा। नाम मात्र के शिष्य। ची जुईयुन की भौहें तन गईं। एक दिव्य स्वामी के भले ही कुछ ही निजी शिष्य हों, लेकिन नामात्र के शिष्यों की संख्या सैकड़ों या हजारों में हो सकती है। विशेष रूप से दीर्घायु दिव्य स्वामी के नामात्र के शिष्य वृद्धावस्था के कारण मर भी सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके कुल नामात्र के शिष्यों की संख्या हजारों में हो जाती है। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड जैसे व्यक्ति को दिव्य स्वामी बने अभी 10,000 साल ही हुए थे, लेकिन उनके नामात्र के शिष्यों की संख्या पहले से ही दर्जनों में थी। नामात्र के शिष्यों को कम मत समझो। किसी दिव्य स्वामी का नामात्र का शिष्य किसी बड़े गुट के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के बराबर होता है। इसके अलावा दिव्य स्वामी के लिए काम करने से उनका दर्जा कम नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नामात्र का शिष्य बनकर आप उनका निजी शिष्य भी बन सकते हैं। यू तियानफेन ने यह कहते हुए ची जुईयुन के मन की बात समझ ली थी। कभी कभी किसी दिव्य भगवान के व्यक्तिगत शिष्य का चयन उनके नामात्र के शिष्यों में से किया जा सकता था। इस बार शिष्य भर्ती में आनंदमय वर्षा देवता के नामात्र के शिष्य आएंगे ताकि वे व्यक्तिगत शिष्य के रूप में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें, यू तियानफेन ने कहा। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा अपने व्यक्तिगत शिष्यों का चयन 10,000 फे एम्पायरियन हेवन में से एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। इसलिए उनके नामात्र के शिष्य स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। व्यक्तिगत शिष्य बनने का अवसर। ची जुईयुन की आंखें चमक उठी। शाही कुलपति के लिए इस खबर को फैलने से रोकना संभव नहीं है और अब विभिन्न बड़े गुटों के प्रतिभाशाली लोग यहाँ आने वाले हैं। हालांकि आपकी शक्ति और साथ ही आपको फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण आपके लिए नामात्र का शिष्य बनना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यू तियानफेन को अभी भी यीयुन से शिकायत थी। ची जुईयुन को आनंदमय वर्षा स्वामी की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी और यदि यीयुन ने हस्तक्षेप न किया होता, जिसके कारण ची जुईयुन को निजी शिष्य बनने का अवसर गंवाना पड़ा, तो ची जुईयुन को नामात्र का शिष्य बनने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती। अब 1 वर्ष पूरा होने के साथ आश्चर्यजनक रूप से कठिन शर्त ऐसी थी जिसे यीयुन पूरा नहीं कर सकता था, चाहे उसके 3 सिर और 6 हाथ ही क्यों न हो। किसी दिव्य स्वामी का निजी शिष्य बनना इतना आसान नहीं था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा नामात्र के शिष्यों की भर्ती की खबर गठबंधन में तेजी से फैल गई। आने वाले दिनों में प्राचीन स्वस्थापित स्थान पर लगातार आध्यात्मिक नौकाएं आती रहीं। ओरेकल फे साम्राज्य की राजधानी तुरंत ही वह स्थान बन गई जहां कई प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए। विभिन्न गुटों के प्रतिभाशाली लोग प्रतिदिन रेस्तरां और चाय की दुकानों में एकत्रित होते थे। यीयुन का नाम समय समय पर लिया जाता था। शायद लुओ वंश का यीयुन भी आ सकता है, एक योद्धा ने कहा। नामात्र के शिष्य के रूप में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना, ये तो बिल्कुल संभव है, एक अन्य योद्धा ने कहा। उन्होंने सुना था कि परी निंगशुन ने आनंदमय वर्षा स्वामी की ओर से शर्तें सूचीबद्ध की थीं। ये शर्तें बेहद कठिन थीं। यीयुन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इन्हें पूरा नहीं कर सकते थे। उसके व्यक्तिगत शिष्य बनने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन नामात्र का शिष्य बनने का मौका तो निश्चित रूप से छोड़ा नहीं जा सकता। अगर वह आता है तो क्या नामात्र के शिष्य बनने की हमारी संभावनाएं कम नहीं हो जाएंगी? एक अन्य योद्धा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यहां आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि किसी दिव्य स्वामी के नामात्र के शिष्यों के पद भी बेहद प्रतिष्ठित थे।
शीर्ष प्रतिभाएं आ चुकी थीं और यहाँ तक कि ची झुयुन भी इसमें भाग ले रही थी। लेकिन वे भी नहीं गए। चूंकि वे आ ही चुके थे तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया देखने का अवसर क्यों न लिया जाए। शीर्ष प्रतिभाओं के प्रदर्शन से उन्हें कुछ सीखने को मिल सकता था। परी निंगशून द्वारा निजी शिष्य बनने के लिए बताई गई शर्तें पूरी करना असंभव है। बिल्कुल सही, ये यून भी कर सकती है। ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। जब ये योद्धा आपस में बातचीत कर रहे थे तभी अचानक उन्हें एक ठंडी सी आवाज सुनाई दी। कुएं में कुछ मेढक होते हैं। तुम जैसे लोग मार्शल आंटी निंगशून की बदनामी कैसे कर सकते हो। इस आवाज ने शराब पी रहे प्रतिभाशाली लोगों को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। वे भी विभिन्न देशों के प्रतिभाशाली लोग थे। भला उनका उपहास कैसे किया जा सकता था। उन्होंने तुरंत गुस्से भरी नजरों से देखा। सिर पर जैड के बैंड पहने दो काले वस्त्रधारी योद्धाओं में से एक ने घुरघुराहट भरी आवाज निकाली। उनमें से एक के लंबे बाल थे और सिर पर दो सफेद सींग थे। वह योद्धाओं को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। योद्धा उन्हें भौहें चढ़ाकर देख रहे थे। यह अज्ञात था कि वे दोनों किस गुट से आए थे। उनके वस्त्र ऐसे थे जिन्हें योद्धा पहचान नहीं पाए। वे केवल जैड की पट्टियों पर बने गहरे पैटर्न ही देख पा रहे थे। केवल संकीर्ण सोच वाले लोग ही यह सोचेंगे कि जो काम वे खुद नहीं कर सकते वह दूसरे नहीं कर सकते। सिर पर सींग वाले योद्धा ने घमंड भरे लहजे में कहा, अपनी ही तारीफ में इतना ढोल पीटना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हवा इतनी तेज हो जाएगी कि तुम्हारी जीभ काट देगी। करके दिखाओ। योद्धा के चेहरे पर क्रोध झलक रहा था और उसने पलटकर जवाब दिया, मेरे वरिष्ठ भाई सोन वुचेन और तियानशुन इसे पूरा कर सकेंगे। योद्धा ने हल्के स्वर में कहा। सोन वुचेन, तियानशुन। वहां मौजूद योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने इससे पहले कभी भी ये नाम नहीं सुने थे। जूनियर ब्रदर झांग, आप उनसे बात करने की जहमत क्यों उठा रहे हैं। सींग वाले योद्धा के बगल में खड़े योद्धा ने कहा। भर्ती सभा में उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि सीनियर ब्रदर सोन वुचेन को निश्चित रूप से निजी शिष्य बना दिया जाएगा। ये लोग वास्तव में मानते हैं कि मार्शल आंटी की शर्तें येयून को दी गई थी, लेकिन येयून तो एक छोटे से देश का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो वह उनके द्वारा दी गई शर्त के योग्य कैसे हो सकता है। मार्शल आंटी निंगशून की शर्तें मूल रूप से सीनियर ब्रदर सोन वुचेन और तियानशुन को दी गई थी। रेस्तरां में मौजूद अन्य लोगों की घूरती निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दोनों योद्धा बोलते रहे, चलो चलते हैं। ये तो बस कुछ लोग हैं जो एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। मेरी राय में येयून और ची झुयुन तो नामात्र के शिष्य ही बन सकते हैं। व्यक्तिगत शिष्य बनने की तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषण देने वाला युवक एक अवशेष छोड़कर चला गया। क्या उन्हें निजी शिष्य बना दिया गया है। वे परी निंगशून को मार्शल आंटी कहते हैं। क्या वे फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के नामात्र के शिष्य हो सकते हैं। एक योद्धा ने अचानक हैरानी से कहा। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के ओरेकल फे साम्राज्य में आने के बाद वे एक स्वतंत्र तैरते द्वीप पर रहने लगे। वहां कड़ी पाबंदियां थीं, लेकिन अब भर्ती सम्मेलन को ओरेकल फे साम्राज्य की राजधानी में आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि एकत्रित प्रतिभाशाली लोग फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को परेशान न करें। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के साथ स्वतंत्र द्वीपों पर रहने वाले शिष्य भी स्वाभाविक रूप से शाही राजधानी में आ गए। इस लिहाज से वे दोनों लोग संभवतः फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के नामात्र के शिष्य थे। जिस सोन वुचेन का उन्होंने जिक्र किया वह भी संभवतः फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का नामात्र का शिष्य था। ये योद्धा तुरंत उस दिशा में देखने लगे जिधर वे दोनों गए थे, लेकिन वे दोनों भीड़ में 2 कदम चलकर गायब हो गए और उनके पीछे कोई निशान नहीं बचा। अध्याय 956 गुई हुआजी। सू क्रूजर की खिड़की के बाहर प्रकाश की किरणें तेजी से गायब हो गईं, जिससे एक धुंधली सी छाया दिखाई दी। यह अंतिम स्थानिक स्थानांतरण है। ओरेकल फे साम्राज्य उस धुंधले क्षेत्र में स्थित है। एल्डर डुआनमू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ये यून ने सिर हिलाया। वह जानता था कि ओरेकल फे साम्राज्य एक प्राचीन स्वतंत्र अंतरिक्ष में स्थित था और वह अंतरिक्ष इसी क्षेत्र में था। वे आदिम स्वर्ग से तेजी से निकले थे और यात्रा में काफी समय व्यतीत किया था। आदिम साम्राज्य के स्वर्ग को छोड़ने से पहले उन्हें ओरेकल फे साम्राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया था। लुओ हुआ एर किसी दिव्य स्वामी के नामात्र के शिष्य के रूप में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी, लेकिन लुओ कबीले के कुछ योद्धा ओरेकल फे साम्राज्य की ओर चल पड़े। हम समय पर यहाँ पहुंचने में कामयाब रहे, एल्डर शी ने कहा। वे कम बोलने वाले व्यक्ति थे और आदिम स्वर्ग से यात्रा के दौरान उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। अब बाहर के धुंधले क्षेत्र को देखते हुए उसने सोचा और कहा, पिछली बार जब मैं ओरेकल फे साम्राज्य में आया था तो कुछ लाख साल पहले की बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अगली बार मुझे इस भूमि पर कदम रखने का मौका मिलेगा। एक मौका। ये यून कुछ असमंजस में थी। एल्डर दुआनमू ने कहा, इस बार आदिम स्वर्ग में लौटने के बाद एल्डर शी सर्वोच्च बनने के लिए एकांतवास में रहेंगे। आपके साथ यहाँ आना एक तरह से प्रक्रिया को पूरा करने का तरीका है। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ये यून सब कुछ समझ गई। एल्डर शी अपनी मृत्यु तक एकांतवास में जा रहे थे। एल्डर शी अपने आध्यात्मिक विकास की तैयारी में सैकड़ों हजारों वर्षों तक आदिम स्वर्ग में एकांतवास में रहे थे। दुर्भाग्यवश एल्डर शी सफल नहीं हो पाए। वरिष्ठ शी, क्या अपनी मृत्यु तक एकांतवास में जाने की योजना बना रहे हैं। ये यून कुछ असमंजस में था। वह जल्द ही दाओ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था और दाओ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के बाद दाओ पैलेस क्षेत्र था। दाओ पैलेस क्षेत्र के ऊपर सर्वोच्चता का क्षेत्र था। एल्डर दुआनमू और एल्डर शी दोनों दाओ पैलेस क्षेत्र में थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे यून से केवल 2 स्तरों की दूरी पर थे, लेकिन दाओ पैलेस का स्तर ही अत्यंत भिन्न था। एक ही दाओ पैलेस स्तर के योद्धाओं की आपस में तुलना करना बिल्कुल असंभव था। अब फ्यूचर एड्स। दाओ महल क्षेत्र के योद्धाओं के लिए कोई आरंभ, मध्य या अंतिम चरण निर्धारित नहीं था। इसके बजाय वे अपने शरीर में एक दाओ महल स्थापित करते थे जिसके तल उनके लक्ष्य होते थे। दाओ महल का उच्चतम तल 9 तल तक हो सकता था।
यदि किसी के पास 9 मंजिला दाव महल होता तो ये लगभग निश्चित था कि वह सर्वोच्च शासक बन जाएगा। 8 मंजिला दाव महलों वाले योद्धाओं की आयु 8 मिलियन वर्ष तक पहुंचती थी। इस आयु के अनुसार एल्डर शी को बहुत बुरा नहीं माना जाता था। ये यून को लगा कि एल्डर शी को मृत्यु के लिए एकांतवास में जाने की इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय एल्डर दुवानमू ने कहा, हर किसी की सीमा अलग अलग होती है। कुछ लोग केवल 1 मंजिला दाव महल का निर्माण कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 9 मंजिला दाव महल का निर्माण कर सकते हैं। मैं अभी तक अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन एल्डर शी पहले ही पहुंच चुके हैं। वे 8 मंजिला दाव महल पर रुक गए हैं और सैकड़ों हजारों वर्षों से उनकी शक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो उनकी शक्ति में न केवल सुधार नहीं होगा, बल्कि उनके कारण धीरे धीरे गिरावट भी आएगी। और सर्वोच्चता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हर चीज को चरम सीमा तक पहुंचना और उपलब्ध गति के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। 8 मंजिला दाव महल के साथ सर्वोच्चता के क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। ये जीवन के साथ संघर्ष है। असफल होने पर व्यक्ति मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कुछ दाव महल क्षेत्र के योद्धा जानते हैं कि ऐसा करने का अर्थ आगे बढ़ने के मार्ग को छोड़ देना है, इसलिए वे सफलता प्राप्त करने का साहस नहीं करते। एल्डर दुवानमू ने समझाया, एक तरफ 8 से 9 मिलियन वर्षों का जीवन काल था, जबकि दूसरी तरफ विफलता पर मृत्यु थी। यदि कोई व्यक्ति सुबह से ही मार्ग सुन ले तो वह शाम को बिना किसी पछतावे के मर सकता है। सर्वोच्च बनना बहुत कठिन था। ये यून ने इस पर विचार किया। उसी समय ये यून ने एल्डर शी की ओर देखा और उसे आह भरने का मन हुआ। लुओ वंश के युवा शिष्यों के बीच ऊंचे और शक्तिशाली माने जाने वाले ये एल्डर जीवन और मृत्यु के कठिन विकल्प का सामना कर रहे थे। मार्शल आर्ट के शिखर की खोज के पथ पर चलते हुए वह उतना ही छोटा था, और इस बार सर्वोच्च गुलाम भी उनके साथ थे। हालांकि वे सर्वोच्च बन चुके थे, फिर भी एक दिव्य स्वामी होने से उन्हें अलग करने वाली एक बड़ी खाई थी। पूरे लुओ वंश में करोड़ों वर्षों में एक भी दिव्य स्वामी उत्पन्न नहीं हुआ था। इससे स्पष्ट था कि दिव्य स्वामी बनना कितना कठिन था। जैसे ही यी यून ने इस बारे में सोचा, अचानक उसे एक गंभीर खतरे का आभास हुआ, मानो उसके मन पर एक गहरा साया छा गया हो। ये यून की पीठ से बेवजह पसीना बहने लगा। क्या हुआ? ये यून ने अपनी दृष्टि का विस्तार किया और उसने देखा कि उसके आसपास के धुंधले कोहरे में चुपचाप एक काला हाथ बड़ा हुआ था, जो स्पिरिट क्रूजर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह विशाल हाथ तारों के बीच तेजी से आगे बढ़ा और यह स्पिरिट क्रूजर पर तारों की रोशनी की चमक को भी छिपाने में सक्षम था। इतनी भयानक शक्ति एक झटके में स्पिरिट क्रूजर को टुकड़ों में चूर चूर कर सकती है। स्पिरिट क्रूजर के अंदर मौजूद ये यून ने उस विशाल हाथ को देख लिया था। उस विशाल हाथ ने उसे एक ऐसी तीव्र अनुभूति दी जिसका वह विरोध नहीं कर सका। कौन? एक काले हाथ ने उनके चारों ओर के स्थान को सील कर दिया था, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया से अलग थलग पड़ गए थे। वह अलग थलग स्थान बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह पकड़ न केवल स्पिरिट क्रूजर को चकनाचूर कर देगी, बल्कि उस स्थान में भी विस्फोट कर देगी। केवल ये यून ही नहीं, बल्कि उसके बगल में खड़े एल्डर दुवानमू और एल्डर शी के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए। वे भी इस प्रहार को सहन नहीं कर सके। उस क्षण ये यून को जानलेवा खतरे का गहरा एहसास हुआ। इस समय स्पिरिट क्रूजर का अगला हिस्सा तेज रोशनी से जगमगा उठा। उसी क्षण अगले हिस्से से एक आकृति प्रकट हुई। उसने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसने बड़े हाथ पर जोरदार प्रहार किया। बूम! शून्य में आंशिक रूप से विघटित होते हुए हाथ कांप उठा, लेकिन बहुत जल्द ही वह अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। उसकी उंगलियां हल्की गति से हिली और एक प्रेत का प्रतीक बनाते हुए उस स्थान को मजबूती से सील कर दिया। गुई हुआजी, नीले वस्त्र पहने वह आकृति हाथ में तलवार लिए खड़ी थी और उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। निहारिका से एक भयावह सी आवाज आई, गुलाम, काफी समय हो गया है। तलवार धारण किए हुए वह आकृति स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च गुलाम थी। आदिम साम्राज्य के स्वर्ग में यात्रा करने के लिए आध्यात्मिक पोत को शक्ति प्रदान करने हेतु एक सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता थी, और चूंकि ये यून ओरेकल फे साम्राज्य आ रहा था, इसलिए सर्वोच्च गुलाम ने ये यून का साथ दिया था। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा में दुर्घटनाओं का खतरा तो था ही, और अब सचमुच एक दुर्घटना घटित हो गई थी। गुई हुआजी फे फैंसम संप्रदाय की एक सर्वोच्च सदस्य थी। सुप्रीमसी गुलाम ने ठंडी आवाज में कहा, गुई हुआजी, सुप्रीमसी होने के नाते क्या तुम अपने से कनिष्ठ की हत्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारी हैसियत बस इतनी ही है? गुई हुआजी ने सुप्रीमसी गुलाम के उपहास का कोई जवाब नहीं दिया। धुंधली गैसों में हलचल मच गई और वह बड़ा काला हाथ गायब हो गया। एक धूसर और पतली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसके शरीर से 6 भुजाएं लटकी हुई थीं। उसका शरीर झुका हुआ था और वह बेहद विचित्र दिख रहा था। उसकी पुतलियां हरी थीं। उसकी आंखें स्पिरिट क्रूजर को भेदती हुई सीधे ये यून पर टिक गईं। ये यून को तुरंत ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। उसकी निगाहें किसी अंधेरे गड्ढे की तरह थी जो उसे निगल जाएगा। बुरा नहीं है, क्लाउड ट्रेल साम्राज्य के उन शिष्यों से कहीं बेहतर। अरे, उसका दिमाग भी काफी तेज है। बहुत बढ़िया, मैं उसकी आत्मा को खा जाऊंगा। ये वाकई एक स्वादिष्ट औषधि होगी। जब ये यून ने गुई हुआजी की आवाज सुनी तो वह उसके दिमाग में किसी राक्षस की फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। वह फे फैंसम संप्रदाय का कोई व्यक्ति था जो उसकी हत्या करने आया था। इससे पहले उन्होंने क्लाउड ट्रेल एम्पायर के उन सभी प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था जो परीक्षणों में भाग ले रहे थे। अब उसे निशाना बनाया जा रहा था। किसी भी गुट का सर्वोच्च नेता अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखता है और अपने से कनिष्ठों पर हमला नहीं करता, लेकिन फे फैंसम संप्रदाय के सर्वोच्च नेता इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। गुई हुआजी शायद सुप्रीमसी गुलाम को न मार पाए, लेकिन अगर वही उनको मारना चाहे तो ये बहुत आसान होगा। आखिर रक्षा करने से कहीं ज्यादा आसान तो मारना ही होता है। अध्याय 957, खरपतवार काटना और जड़ों को उखाड़ना।
गुलान, इतने सालों में तुम में कोई सुधार नहीं हुआ। पिछली लड़ाई में मैं तुम्हारा सिर काटने में नाकाम रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, गुई हुआजी ने ठंडे स्वर में कहा। बेहद हास्यास्पद। सुप्रीमसी गुलान ने अपनी तलवार निकाली जब दोनों सुप्रीमसी एक भीषण युद्ध में उलझ गए। यह एक ऐसा युद्ध था जो ये उनके दायरे से कहीं परे था। दो सर्वोच्च शक्तियों के इस युद्ध ने एक स्वतंत्र स्थान का निर्माण किया। सर्वोच्च शक्तियों के दाव डोमेन ने पहले ही नियमित जगतों का निर्माण कर लिया था। एक युद्ध ने एक नए जगत को जन्म दिया। गुई हुआजी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन सुप्रीमसी गुलान को स्पिरिट क्रूजर की रक्षा करनी पड़ी। सुप्रीमसी गुलान और सुप्रीमसी गुई हुआजी की शक्ति लगभग बराबर थी। ये यून की रक्षा के लिए सुप्रीमसी गुलान पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी। समय बीतने के साथ साथ सुप्रीमसी गुलान की शक्ति तेजी से कम होती गई और वह प्रतिकूल स्थिति में आ गया। ये गठबंधन का क्षेत्र है और ओरेकल फे साम्राज्य का प्रवेश द्वार है। गुई हुआजी ज्यादा देर तक युद्ध में नहीं टिक सकता, वह बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा। एल्डर दुआनमू ने माथे से पसीना टपकते हुए कहा। ये यून उनके हाथों में थी और एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। उन्होंने दोनों सर्वोच्च शक्तियों के बीच युद्ध देखा, लेकिन वे ये उनका साथ नहीं छोड़े। वर्चस्वों के बीच युद्ध में वे किसी काम के नहीं थे। ये यून के साथ रहकर वे युद्ध के बाद के किसी भी झटके को झेल सकते थे और इस तरह ही उनकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन इस समय अचानक एक स्थानिक उतार चढ़ाव हुआ, जिससे दुनिया को यह आभास हुआ कि वे दमन के एक मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। ये यून को एक बार फिर से खतरे का गहरा एहसास हुआ। वहीं एल्डर शी का दिल घबरा गया और उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। सावधान। एल्डर शी ने अपनी हथेली से ऐसे प्रहार किया मानो उन्होंने कोई ताकत ही न लगाई हो। लेकिन ये उनके सामने अचानक एक सूक्ष्म संसार प्रकट हुआ। उसमें जीवित प्राणी थे, हरे भरे जंगल और छोटी छोटी नदियां थीं। वह जीवन से भरपूर था। यह एल्डर शी का दाव क्षेत्र था। हालांकि उन्होंने अभी तक नियमित जगतों को संगठित नहीं किया था, फिर भी वे दाव क्षेत्र के दूसरे स्तर महान दाव को प्राप्त कर चुके थे। हालांकि जब आघात तरंग सूक्ष्म जगत से टकराई तो ये उनने देखा कि उस दुनिया में मौजूद जीव तेजी से मुरझाने और मरने लगे। एल्डर शी का शरीर कांपने लगा, उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनके चेहरे से खून उतर गया। कौन है भाई? एल्डर शी स्तब्ध रह गए। गुई हुआजी अभी भी सुप्रीमसी गुलान से लड़ रहा था, इसलिए ये गुई हुआजी का हमला नहीं था। ये किसी और का हमला था। किसी व्यक्ति द्वारा आसानी से उसके दाव डोमेन को नष्ट कर देना और उसे गंभीर रूप से घायल कर देना निश्चित रूप से किसी अन्य सर्वोच्च शक्ति वाले व्यक्ति का ही काम होगा। दो सर्वोच्च शक्तियों द्वारा हत्या का प्रयास। एल्डर शी का दिल बैठ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यून को फेफेंसम संप्रदाय द्वारा इस तरह निशाना बनाया जाएगा। क्या उन्हें इतनी हद तक जाने की जरूरत थी? वह तो बस एक कनिष्ठ छात्र था। लुओ वंश के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब होने के बावजूद उसे इतना आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले उन्हें लगता था कि सर्वोच्च गुलान एल्डर शी और एल्डर दुआनमू के साथ मिलकर ये उनकी रक्षा करना काफी होगा। वैसे भी लुओ कबीले में सर्वोच्चों की संख्या बहुत कम थी। एकांतवास में रहने वालों को छोड़कर ये उनकी रक्षा के लिए एक सर्वोच्च को भेजना ही पर्याप्त था। आखिर लुओ कबीले की राजधानी की सुरक्षा के लिए भी सर्वोच्चों की आवश्यकता थी। लुओ कबीले ने कभी सोचा भी नहीं था कि फेफेंसम संप्रदाय इतनी बड़ी हथियारी टुकड़ी भेजेगा। ये उनकी रक्षा के लिए एक सर्वोच्च भी पर्याप्त नहीं था। 8 मंजिला दाव महल। आप जवान नहीं हैं और आपने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर लिया है। मेरे सामने आपकी बाधा कुछ भी नहीं है। एक उदासीन आवाज गूंजती हुई सुनाई दी और शून्य में एक बिल्कुल सफेद आकृति प्रकट हुई। सफेद आकृति न तो पुरुष जैसी दिख रही थी और न ही स्त्री जैसी। आकृति के चेहरे के भाव धुंधले थे, जो किसी भूत के समान लग रहे थे। दाववादी यूमिंग, धिक्कार है छोटे भाई, मेरे साथ मिल जाओ। एल्डर शी बेहद घबरा गए। वहां गुई हुआजी और एक और दाववादी यूमिंग थे। एल्डर दुआनमू और एल्डर शी दोनों ही दाव पैलेस क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन उनकी संयुक्त शक्ति भी दाववादी यूमिंग के लिए बाधा बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। चूंकि तुम दोनों मृत्यु की कामना करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फिहुआ, मैं उस कनिष्ठ व्यक्ति को तुम्हारे हवाले करता हूँ, श्वेत आकृति ने कहा। उसी क्षण लाल रंग का चोला पहने एक युवक सफेद आकृति से बाहर निकला। उसके चेहरे की बनावट कोमल थी और उससे एक सौम्य और स्त्रीत्वपूर्ण आभा निकल रही थी। जी पिताजी, उस स्त्री जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने कहा। उसके लहजे में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। वह अपने पिता के साथ सर्वोच्च योद्धाओं के बीच युद्ध देखने गया था और उसे उम्मीद थी कि इससे उसे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। अब उसे ये उनको मारना था, जो उसके लिए एक आसान काम था। उसकी साधना का स्तर 6 मंजिला दाव महल स्तर का था। स्वर्ग आरोहण स्तर के योद्धा को मारना उसके लिए मुर्गे काटने जितना आसान था। 6 मंजिला दाव महल होने का मतलब था कि वह एल्डर दुआनमू के बराबर था। अगर वह ये उनसे लड़ता तो उसकी बराबरी करना नामुमकिन था। 2 सर्वोच्च शक्तियां और 6 मंजिला दाव महल का योद्धा। ये यून को लगा जैसे उसका शरीर जकड़ गया हो। ये यून के मन में फेफेंसम संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाले शत्रुओं के लिए कोई गहरी भावनाएं नहीं थी, लेकिन आज उनका उनसे पहली बार सामना हुआ था। वे कुटिल शत्रु थे। उसने अभी तक फेफेंसम संप्रदाय के साथ कोई दुश्मनी नहीं साधी थी, लेकिन वे सभी संभावित खतरों को शुरू में ही खत्म करने की योजना बना रहे थे। एक महाशक्तिशाली संप्रदाय जिसकी शक्ति लुओ वंश से कहीं अधिक थी, हर काम को बड़ी सावधानी से करता था, यहाँ तक कि खरपतवारों को काटकर उनकी जड़ों को भी उखाड़ फेंकता था। वे किसी पर दया नहीं दिखाते थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि फेफेंसम संप्रदाय द्वारा हर तरह की बुराई करने के बावजूद वे इतने वर्षों तक 10,000 फे एम्पायरियन स्वर्ग में अडिग रहे। इसी क्षण श्वेत आकृति ने हमला कर दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लहराया। जैसे ही उसका हाथ एल्डर शी की ओर बढ़ा, उसके हाथ में एक गहन चिन्ह प्रकट हुआ। बूम! एक भयानक आघात तरंग तुरंत ही दोनों बुजुर्गों पर टूट पड़ी, जिससे वे जोर से दहाड़ उठे।
उन्होंने अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एकजुट होकर हमले का सामना किया। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। भले ही वे अपनी रक्त शक्ति को जला देते, फिर भी वे सर्वोच्च शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस समय यू फेहुआ ने यी यून की ओर देखा। उसने अपने सामने के शून्य को छुआ और तुरंत ही एक गुकिन प्रकट हुआ और उसके सामने तैरने लगा। गुकिन से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। जैसे ही यू फेहुआ ने अपनी उंगलियों से गुकिन को धीरे से बजाया, उससे ध्वनि निकली और ध्वनि तरंगे उत्पन्न हुई, जिससे यी यून का रक्त तुरंत अनियंत्रित रूप से दौड़ने लगा। संगीत किसी सज्जन व्यक्ति की शैली का था, लेकिन इस योद्धा की प्रस्तुति से एक बेहद भयावह अनुभूति होती थी। गुकिन की झंकार से निकलने वाली ध्वनि तरंगे विलाप करते भूतों की आवाजों से मिश्रित थीं। एक ही बार में तुम्हें परास्त कर दूंगी। यू फेहुआ की आवाज ठंडी और उदासीन थी। उसकी उंगलियां गुकिन के तारों पर बजने लगीं और तुरंत ही गुकिन की एक तीखी ध्वनि गूंजी। साथ ही ध्वनि तरंग में एक काली छाया प्रकट हुई। उस क्रूर और पीड़ादायक चेहरे ने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले पंजों से यी यून को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो प्रेत की छाया यी यून की आत्मा को छीनने ही वाली हो। जो देखने में एक साधारण प्रहार लग रहा था, वह वास्तव में यू फेहुआ की एक कुशल चाल थी, ईश्वर को हराने वाली ध्वनि। यहाँ तक कि एल्डर दुआनमू को भी इसका सामना करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती। यू फेहुआ का साधना स्तर 6 मंजिला दाव महल जैसा था। स्वर्ग आरोहण पूर्णता स्तर के किसी कनिष्ठ योद्धा के विरुद्ध उसे हराना बहुत आसान होता, लेकिन समस्या का शीघ्र समाधान करने के लिए उसने तुरंत ईश्वर विनाशक ध्वनि का प्रयोग किया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि समय की बर्बादी न हो और वह ओरेकल फे साम्राज्य के लोगों के आने से पहले ही अपना काम पूरा कर ले। प्रेत की परछाई के हमले से यी यून को तुरंत लगा कि उसकी जान खतरे में है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और वह तेजी से दम घुटकर मर रहा हो, वह मर जाएगा। यी यून को लगा कि प्रेत की छाया का सामना करना बहुत मुश्किल है। चाहे वह सुप्रीमसी गुलान हो या दोनों एल्डर, वे फे फैंसम सैक सुप्रीमसी के साथ अपनी लड़ाइयों में पूरी तरह से उलझे हुए थे। वे उसे बचा नहीं सके। ये सबसे बड़ा संकट था जिसका सामना यी यून ने 10,000 परी साम्राज्य स्वर्ग में आने के बाद से कभी किया था। उसके लिए इस तरह के हमले को रोकना नामुमकिन था। अपनी जान जोखिम में होने के बावजूद यी यून ने सीधे हमले का विरोध नहीं किया। उसने तुरंत ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार को बुलाया और वह भयानक छाया की ओर दौड़ पड़ा। चा 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 999,000 बर्फीली उड़ने वाली तलवारें निकली, लेकिन उसी क्षण प्रेत की छाया ने उन उड़ने वाली तलवारों को दूषित कर दिया, जिससे उनकी चपलता काफी हद तक कम हो गई। प्रेत की छाया सीधे ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार की ओर दौड़ी। विभाजित आत्मा, लौट आओ। यी यून ने अपने ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार की शाखाओं वाली आत्मा को निर्णायक रूप से पीछे खींच लिया। उस समय ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार बुरी तरह कांप रहा था। वह हमले का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। अरे, एक अवतार! यू फेहुआ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके दिव्य प्रहसन गुकिन से निकलने वाली ईश्वर विनाशकारी ध्वनि किसी भी जीवित लक्ष्य को नष्ट कर सकती थी। अपने अवतार का उपयोग करके ध्वनि प्रहसन का ध्यान आकर्षित करके यी यून संकट से बच निकला था, लेकिन अब इससे बचना असंभव था। जैसे ही यू फेहुआ दोबारा ईश्वर विनाशक ध्वनि का प्रयोग करने वाली थी, तभी दूर से एक दिव्य किरण चमकी। कोई आ रहा था। क्या ये लोग ओरेकल फे साम्राज्य से हैं? अब युद्ध का समय था। ओरेकल फे साम्राज्य की सतर्कता का स्तर अत्यंत उच्च था और फे फैंसम संप्रदाय के उनके देश के द्वार पर प्रकट होने के साथ ही उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे बहुत जल्दी जान लिया। वे इतनी जल्दी आ गए। दाओवादी यूमिंग ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह जानता था कि देश के प्रवेश द्वार पर हत्या करने से ओरेकल फे साम्राज्य का ध्यान आकर्षित होगा, फिर भी वे ऐसा नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि वे केवल इस बात को लेकर निश्चित थे कि ओरेकल फे साम्राज्य का प्रवेश द्वार वही था जहां से ही उनको ओरेकल फे साम्राज्य की यात्रा के दौरान बुझना होगा। फेहुआ, वापस आओ। दाओवादी यूमिंग को अब आक्रमण के लिए फेहुआ की आवश्यकता नहीं थी। वह ओरेकल फे साम्राज्य में अधिक समय तक नहीं रुकना चाहता था। आखिरकार फेलिसिट्स रेन लॉर्ड ओरेकल फे साम्राज्य में निवास कर रहा था। बेशक वर्षा के महादेव बहुत दूर स्थित थे। उन्हें यहाँ की लड़ाई का तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन यह अज्ञात था कि दिव्य महादेव के मन में क्या चालें चल रही थीं। अगर वे इस क्षेत्र में और देर तक रुके रहे तो वर्षा के महादेव के प्रकट होने पर उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। लड़ाई को जल्दी खत्म करने और कोई गलती न होने देने के लिए दाओवादी यूमिंग ने खुद हमला करने का फैसला किया। इस समय तक एल्डर दुआनमू और एल्डर शी दाओवादी यूमिंग के हमले में बुरी तरह घायल हो चुके थे। खासकर एल्डर शी का चेहरा पीला पड़ गया था और उनके शरीर के सातों छिद्रों से खून बह रहा था। वे लगभग मरणासन अवस्था में थे, इसलिए वे दाओवादी यूमिंग को रोक नहीं सकते थे। दाओवादी यूमिंग ने शून्य में अपना हाथ हिलाया और दूर स्थित एक छोटा तारा दाओवादी यूमिंग के आह्वान के कारण धीरे से कंपन करने लगा। इस क्रिया से तारे की ऊर्जा जागृत हुई और उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकाली गई। हाथ के एक सहज इशारे ने तारों की शक्ति को बाहर निकाल दिया। ये यून का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। इस समय दाओवादी यूमिंग का हमला ये यून पर लक्षित था। एक ऐसा प्रहार जिसमें सितारों की शक्ति समाहित थी। बूम! ये यून जिस स्पिरिट क्रूजर में था वह चकनाचूर होने लगा। हालांकि स्पिरिट क्रूजर लुओ कबीले का राष्ट्रीय खजाना था, फिर भी आखिर वह एक स्पिरिट क्रूजर ही था। उसका इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए होता था, गति का एक साधन मात्र। तो फिर वह सुप्रीमसी के हमले को कैसे झेल सकता था? काचा तूफान में स्पिरिट क्रूजर फट गया और टुकड़ों में बिखर गया और अंतरिक्षीय अराजकता तुरंत उमड़ पड़ी, तारों की शक्ति के साथ मिलकर एक भयंकर विस्फोट का कारण बनी। इतना भयानक हमला तो 8 मंजिला दाव पैलेस के योद्धा को भी पल भर में मार डालेगा। स्वर्ग आरोहण स्तर के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, वह तो निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये यून, एल्डर दुआनमू और एल्डर शी की आंखें लाल हो गईं। इतने वर्षों से ये यून आदिम अंतरिक्ष में एकांतवास में था। वे उसे आधा शिष्य मानते थे और उसकी रक्षा के लिए जी जान से लड़ रहे थे।
भले ही ये यून भविष्य में दिव्य स्वामी का शिष्य न बन पाए, वह निश्चित रूप से लुओ वंश का एक शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा, या शायद लुओ वंश के शिष्यों का आध्यात्मिक नेता भी बन जाए। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। दाओवादी यूमिंग ने अपनी आस्तीन झटककर यू फेहुआ को अपने साथ ले गया। वहीं गुई हुआजी ने एक चाल चलकर सर्वोच्च गुलान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोनों सर्वोच्च सत्ताएं शून्य को चीरते हुए उसमें प्रवेश कर गईं और उस क्षेत्र से गायब हो गईं। ये सर्वोच्च शक्तियों का बल था। वे अपनी इच्छा से किसी साम्राज्य के प्रवेश द्वार से आ जा सकते थे। ठीक इसी क्षण ओरेकल फे साम्राज्य के लोग वहां पहुंचे। उनके सामने केवल एक बिखरा हुआ शून्य था, साथ ही अंतरिक्षीय उथल पुथल में एक स्पिरिट क्रूजर का मलबा बिखरा हुआ था। अध्याय 958 हर मोड़ पर आश्चर्य। चकनाचूर स्पिरिट क्रूजर को देखते हुए सुप्रीमी गुलान का चेहरा बेहद भयावह था। तीसरे शाही चाचा ने उन्हें यी यून को हर तरह के नुकसान से बचाने का जिम्मा सौंपा था। इसके अलावा किसी सुप्रीमी द्वारा हेवन असेंशन क्षेत्र के कनिष्ठ की रक्षा करना पहले से ही अभूतपूर्व था, लेकिन फिर भी कुछ अप्रिय घटना घटित हो गई थी। इसका मुख्य कारण फे फैंसम संप्रदाय की अपार शक्ति थी। लुओ वंश के सर्वोच्च सदस्यों को उंगलियों पर गिना जा सकता था, जबकि फे फैंसम संप्रदाय के जिन सर्वोच्च सदस्यों के बारे में लुओ वंश को जानकारी थी, उनकी संख्या लगभग 15 थी। कुछ अन्य भी थे जिनके बारे में लुओ वंश को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। फे फैंसम संप्रदाय आसानी से यी यून की हत्या के लिए 2 सर्वोच्चों को भेज सकता था, जबकि लुओ कबीले के सर्वोच्चों को शाही राजधानी की रक्षा के लिए पीछे रहना पड़ा। सुप्रीम सी गुलान को लुओ कबीले में लौटने पर शर्म महसूस हुई। जैसे ही वह निराश हुआ, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने देखा कि अराजक अंतरिक्षीय तूफानों में एक चमकदार रोशनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्षीय उथल पुथल में समा जाने वाली हो। ये है सुप्रीम सी गुलान की उम्मीदें तब बढ़ उठी जब उसने अचानक प्रकाश की एक झलक को पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। प्रकाश का एक बिंदु ऊपर से गुजरा और वह एक छोटा सा पैगोडा टावर था। वह छोटा सा टावर लगभग 2 इंच ऊंचा था और गहरे सुनहरे रंग की चमक से जगमगा रहा था। ये स्पष्ट था कि वह एक असाधारण वस्तु थी। ये सुप्रीमसी का हमला था, लेकिन टावर नष्ट नहीं हुआ। ये हो सकता है। सर्वोच्च गुलान ने अपनी सांस रोक ली और उसी क्षण मीनार से प्रकाश की एक कमजोर किरण निकली। हवा में घूमते हुए उसने अंततः यी यून का रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर पसीने से तर था। मीनार उसी क्षण यी यून के शरीर में समा गई और गायब हो गई। बाल बच गए। वे जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। यी यून की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और उसे बहुत अधिक ऊर्जा का नुकसान हुआ था। लेकिन उस नाजुक मोड़ पर उसने दाओवादी यूमिंग के अंतिम प्रहार को रोकने के लिए गॉड एडवेंट टावर का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च शक्ति का हमला बेहद भयावह था। भले ही यी यून ने साधना के किसी अन्य प्रमुख स्तर को पार कर लिया होता, तब भी वह इसे सहन नहीं कर पाता। उसकी वर्तमान स्थिति तो दूर की बात है। सौभाग्य से उनके पास गॉड एडवेंट टावर था। 12वें स्वर्ग में आने के बाद से यी यून ने कभी भी गॉड एडवेंट टावर का उपयोग नहीं किया था। आखिरकार गॉड एडवेंट टावर एजोर यांग लॉर्ड की विरासत थी। अब फ्यूचर एड्स किसी दिव्य स्वामी की विरासत में मिली वस्तु की शक्ति असाधारण थी। दुर्भाग्यवश गॉड एडवेंट टावर किसी दिव्य स्वामी द्वारा संचालित नहीं था। यी यून की वर्तमान शक्ति के साथ गॉड एडवेंट टावर की शक्ति उसके नियंत्रण में बहुत सीमित थी। सौभाग्य से गॉड एडवेंट टावर में एक सुरक्षात्मक कवच था। निम्न लोक में ऊर्जा की कमी के कारण ये कवच अपनी प्रभावशीलता नहीं दिखा पाते थे, और 12वें स्वर्ग में पहुंचने पर ऊर्जा स्रोत के रूप में बड़ी संख्या में विश्व पत्थरों की उपलब्धता के साथ यी यून ने गॉड एडवेंट टावर की सरणियों को उनकी अधिकतम क्षमता तक रिचार्ज कर दिया था। दाओवादी यूमिन के हमले ने गॉड एडवेंट टावर की रक्षात्मक व्यवस्था में संचित लगभग सारी ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। एक ही सांस में उसने लगभग 2 लाख विश्व पत्थरों को जला दिया था। सौभाग्यवश यी यून धनी था। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो ची झुयुन को हराने के बाद उसके निवास पर भेजे गए उपहारों ने ही उसे काफी धन संपत्ति प्रदान कर दी थी। अवशेषों और अन्य खजानों का उल्लेख किए बिना उन्हें लगभग 8 से 9 लाख विश्व पत्थर प्राप्त हुए, और उनमें से काफी संख्या में श्रेष्ठ विश्व पत्थर थे। ये यून ने कभी नहीं सोचा था कि ये उपहार इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और अधिक विश्व पत्थरों के साथ ये महज संख्या मात्र थे। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये उपहार उस समय उसकी जान बचा लेंगे। वास्तव में अधिक धन होना ही बेहतर था। ये यून के मन में एक अनसुलझा डर था। गॉड एडवेंट टावर जैसे खजाने और अपनी अपार संपत्ति की बदौलत ही वह एक सर्वोच्च शक्ति के हमले से बच पाया था। ये यून, क्या तुम ठीक हो? सुप्रीम सी गुलान ने आगे कुछ नहीं पूछा और ये यून की नसों को महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके शरीर की पूरी तरह से जांच करने के लिए ऊर्जा की तरंगें भेजी। जब उन्हें पता चला कि ये यून ऊर्जा की अत्यधिक कमी के अलावा ठीक है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन साथ ही उसने ये यून को अविश्वास भरी नजरों से देखा। वह जानता था कि ये यून का जीवित रहना उसकी अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उस छोटे से टावर की वजह से था। वह छोटा सा टावर इतना प्रभावशाली था। देखने से तो यही लगता है कि सुप्रीम सी गुलान उस गॉड एडवेंट टावर के इतिहास का पता नहीं लगा सकती थी, जो अनगिनत बार सिकुड़ चुका था। आखिर एजोर यांग लॉर्ड तो लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व का प्राणी था। जब यांग गॉड एम्पायरियन हेवन में एजोर यांग लॉर्ड का शासन था, तब सुप्रीमेसी गुलान के परदादा का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके अलावा यांग गॉड एम्पायरियन हेवन 10,000 फे एम्पायरियन हेवन से बहुत दूर था, इसलिए सुप्रीमेसी गुलान भले ही वे बहुत ज्ञानी थे, गॉड एडवेंट टावर को पहचान नहीं सकते थे। हालांकि गॉड एडवेंट टावर के महत्व पर कोई संदेह नहीं था। एल्डर शी, एल्डर दोवानमू, आप दोनों कैसे हैं? सुप्रीमेसी गुलान ने दाओइस्ट यूमिंग द्वारा बुरी तरह घायल किए गए लुओ डिवाइन हॉल के 2 एल्डर्स को देखा। ये यून के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद सुप्रीमेसी गुलान दोनों एल्डर्स के घावों का इलाज करने चले गए। मैं नहीं मरूंगा, एल्डर शी ने हाथ हिलाया। हालांकि बोलते ही उनके मुंह के कोनों से खून रिसने लगा।
तुमने अपनी रक्त शक्ति को जला दिया, तुम्हारी नसें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सुप्रीमेसी गुलान ने भौहें चढ़ाई। पब फ्यूचर एड्स। दोनों बुजुर्ग, विशेषकर एल्डरशी, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दाऊवादी यूमिन के हमले अत्यंत क्रूर थे। उनके हमले विरोधियों का सारा खून सोख सकते थे और एल्डरशी का खून तेजी से बह रहा था और उनका सारा खून निकल रहा था, जिससे उन्हें तुरंत ऊर्जा और रक्त की कमी महसूस होने लगी। कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं अपनी सारी ऊर्जा न लुटाता तो शायद कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाता। एल्डरशी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मैं दिन ब दिन और भी बेकार होता जा रहा हूं। वरिष्ठ शी, ये यून की आवाज में अपराधबोध झलक रहा था। अगर वह न होता तो क्या एल्डरशी की ऐसी हालत होती? और एल्डर दुआनमू ने बताया था कि एल्डरशी अपना मूड और मन शांत करने आए थे। एल्डरशी मृत्यु के लिए एकांतवास में जाने वाले थे और उनके सर्वोच्च बनने की संभावना पहले से ही कम थी। अब उनके शरीर में खून की कमी के कारण मृत्यु के लिए एकांतवास में जाने से उनके सर्वोच्च बनने की संभावना और भी कम हो गई थी। कोई बात नहीं, एक योद्धा की साधना उस पर निर्भर करती है, लेकिन सफलता या असफलता स्वर्ग पर। परिणाम चाहे जो भी हो, यह मेरी मर्जी है। अगर सचमुच असंभव हुआ तो मैं हार मान लूंगा। एल्डरशी ने आह भरी। उन्हें पता था कि अगर वे जबरदस्ती एकांतवास में रहे तो सर्वोच्च बनने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये यून चुप हो गया। वह एल्डरशी की ओर देखते हुए कुछ नहीं बोला। इतनी बड़ी बात के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था। ये यून ने उन 2 बुजुर्गों को याद रखा जिन्होंने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अपने जीवनकाल में वह इस ऋण को अवश्य चुकाएगा। यदि वह सचमुच एक अद्वितीय योद्धा बन गया तो वह एल्डर दुआनमू और एल्डरशी को भी सर्वोच्च पद प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। इस पल भागो भागो भागो, ओरेकल फे साम्राज्य के लोग आ गए। वे पहले बहुत दूर स्थित थे और ऊर्जा तूफानों के कारण अंतरिक्ष में विकृति आ गई थी, इसलिए उन्हें जो कुछ हुआ था उसकी स्पष्ट जानकारी ही थी। वे ये देखकर बेहद आश्चर्यचकित थे कि यून एक सर्वोच्च शक्ति के हमले से बच निकलने में कामयाब रही। क्या ये जीवन रक्षक ताबीज था? उनमें से कई लोगों ने ये यून और ची झुयुन के बीच का युद्ध देखा था। वे जानते थे कि यून ने उस युद्ध में एक टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल किया था और वह टूटी हुई तलवार एक अनमोल खजाना थी। ये यून, एल्डरशी ने खांसते हुए अपना मुंह पोंछा। उनकी आवाज बुरी और कर्कश लग रही थी। इस बार तुमने अपने कुछ खजाने उजागर कर दिए हैं। लुओ वंश में तीसरे शाही चाचा और सम्राट लुओ तुम्हें अपना समर्थन देंगे, इसलिए कोई भी तुम्हारे अवसरों को छीन नहीं पाएगा। लेकिन जब तुम लुओ वंश से दूर हो तो तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि यह अच्छी बात है कि इस बार ओरेकल फे साम्राज्य में तुम्हें फेलिसिस रेन लॉर्ड का नामात्र का शिष्य बनने में कोई समस्या नहीं होगी। एक बार जब तुम डिवाइन लॉर्ड के नामात्र के शिष्य बन जाओगे तो किसी की भी नजर तुम पर नहीं होगी। एल्डरशी को टावर के इतिहास के बारे में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन उन्होंने आगे कोई पूछताछ नहीं की। टावर असाधारण था, शुक्र है, ये केवल एक कलाकृति थी। सर्वोच्च शक्तियों के लिए सबसे मूल्यवान खजाने वे थे जो सीधे उनके स्वयं के गुणों को बढ़ाते थे, जैसे कि उच्च कोटि की साधना तकनीकें, प्राचीन परी की हड्डियां, या वे खजाने जो उनकी आयु बढ़ाते थे। हथियार और कलाकृतियों जैसी बाहरी वस्तुएं सर्वोच्च शक्तियों को उनके प्रति दीवाना बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। दरअसल भले ही यून ने एक प्रभावशाली विरासत हासिल कर ली हो, फिर भी अपने दम पर इतनी दूर तक चलना अपने आप में ही आश्चर्यजनक था। ईश्वर की कृपा से ही प्रतिभावान व्यक्ति परिपक्व हो सकता है। ईश्वर की कृपा के बिना अवसरों की कमी तो होगी ही, साथ ही मृत्यु के कारण विकास की प्रक्रिया भी अधूरी रह सकती है। अध्याय 959, घटना का प्रारंभ। ओरेकल फे किंगडम के प्रवेश द्वार पर फे फैंसम सैक्स सुप्रीमेस द्वारा यून पर किए गए हमले की खबर गठबंधन में तेजी से फैल गई। फे फैंसम संप्रदाय के दोनों सर्वोच्च शासकों के साथ साथ दाओवादी यूमिन के बेटे यूफेहुआ को भी ओरेकल फे किंगडम छोड़ने के कुछ ही समय बाद ये खबर मिल गई। क्या वो बदमाश मरा नहीं? नामुमकिन। दाओवादी यूमिन ने स्वयं वह प्रहार किया था। वो उस एक प्रहार की शक्ति को भलीभांति जानते थे, तो ये यून कैसे बच गए? यही सच्चाई है। ये यून अभी भी ओरेकल फे किंगडम में पूरी तरह से ठीक ठाक है। फेलिसिस रेन लॉर्ड द्वारा नामात्र के शिष्य की भर्ती के लिए जल्द ही बैठक होगी। ये यून के अनुपस्थित रहने की संभावना कम ही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी भी आकर फेलिसिस रेन लॉर्ड के शिष्य भर्ती अभियान की भव्यता का आनंद ले सकते हैं। दाओवादी यूमिन के बगल में खड़े गुई हुआजी ने एक अजीब से अंदाज में कहा। हालांकि वे दाओवादी यूमिन के साथ अक्सर काम करते थे, लेकिन वे अक्सर एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे। उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण नहीं था। दाओवादी यूमिन का चेहरा उतर गया। वह उस सभा में जाने की हिम्मत नहीं करेगा जहां आनंदमय वर्षा स्वामी एक शिष्य को अपने शिष्य में शामिल कर रहे थे, चाहे उसे एक और जीवन ही क्यों न मिल जाए। गुई हुआजी तो बस उसका मजाक उड़ा रहा था। एक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में एक ही हमले में किसी कनिष्ठ को न मार पाना बेहद शर्मनाक था। मैं वो ये यून का काम तमाम कर दूंगा। हे, तुम तो इसे हल्के में ले रहे हो। अगर वह आनंदमय वर्षा देवता का नामात्र का शिष्य बन जाए तो क्या तुम उसे छूने की हिम्मत करोगे? गुई हुआजी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। किसी दिव्य स्वामी का नामात्र का शिष्य भी उस दिव्य स्वामी के सम्मान का प्रतीक होता है। अगर कोई जल्दबाजी में किसी दिव्य स्वामी के नामात्र के शिष्य की हत्या कर दे तो बहुत संभव है कि दिव्य स्वामी अपने शिष्य का बदला दाओवादी यूमिन इस जोखिम को उठाने में असमर्थ थे, तो क्या हुआ अगर वो फेलिसिस रेन लॉर्ड का नामात्र का शिष्य है? ये यून को मारने के और भी तरीके हैं, बस शर्त यह है कि फेलिसिस रेन लॉर्ड को पता न चले कि यह मैंने किया है।
दाओइस्ट यूमिन ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। इस समय ओरेकल फे किंगडम की राजधानी में ये युन के नाम ने एक बार फिर काफी हलचल मचा दी थी। आखिरकार ये युन वह व्यक्ति था जिसने ची झुयुन को हराया था। उसने ओरेकल फे किंगडम में काफी ध्यान आकर्षित किया। क्या वह सचमुच सुप्रीमसी के हमले से बच निकलने में कामयाब रहा? ओरेकल फे किंगडम की राजधानी के ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में काले चोगे में लिपटा एक युवक वीणा बजा रहा था। बहते पानी जैसी मधुर धुन सुनाई दे रही थी। ये खबर सुनते ही वीणा की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग आरोहण स्तर के योद्धा के लिए सर्वोच्च शक्ति के प्रहार को सहन करना असंभव है। स्वर्ग आरोहण स्तर को छोड़ दे तो दाव अभिव्यक्ति पूर्णता स्तर का अद्वितीय प्रतिभाशाली भी निश्चित रूप से मर जाएगा। ये युन के पास जीवित रहने के लिए अवश्य ही कोई जीवनरक्षक साधन रहा होगा, जैसे कि कोई अत्यंत मूल्यवान सुरक्षा कवच। काले वस्त्र पहने वह युवक परमानंदित वर्षा देवता सोन वुचेन के नाम के शीर्ष शिष्यों में से एक था। ये रैंकिंग ताकत की रैंकिंग नहीं थी, बल्कि प्रतिभा और राय की रैंकिंग थी। सोन वुचेन की साधना का स्तर पहले ही दाव मैनिफेस्टेशन क्षेत्र में पहुंच चुका था। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के नामात्र के शिष्यों में उनकी साधना का स्तर कम माना जाता था, लेकिन आमतौर पर फेलिसिट्स रेन लॉर्ड से एक समय में मिलने वाले नामात्र के शिष्यों की संख्या 2 ही होती थी। सोन वुचेन उनमें से एक थे, तो यह एक सुरक्षा कवच है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। सोन वुचेन के सामने आनंदमय वर्षा स्वामी के 2 और नामात्र के शिष्य थे। ये वही 2 थे जिन्होंने रेस्तरां में उन योद्धाओं से बहस की थी। उनके नाम फैंग जेंग और फैंग क्यूई थे। वे भाई नहीं थे, लेकिन उनके एक जैसे उपनाम होने का कारण ये था कि वे एक ही परिवार से थे। शुरुआत में उनके मन में ये युन और ची झुयुन जैसे लोगों के बारे में स्पष्ट धारणाएं थीं। हाल ही में उन्हें उनकी कहानियों के बारे में पता चला। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले ही उन्होंने सुना था कि कैसे ही उनको फेफेंसम संप्रदाय के प्रमुखों द्वारा जान से मारने की कोशिश की जा रही थी और कैसे वह अंततः बच निकलने में कामयाब रहा। वे आश्चर्यचकित रह गए, इसलिए उन्होंने सोन वुचेन को इसकी सूचना दी। मैंने सुना है कि ये युन निम्न स्तर का योद्धा है, उसके पास इतना कीमती सुरक्षा कवच कैसे आया? फैंग जेंग ने असंतुष्ट होकर कहा। वह एक प्रमुख गुट से था, लेकिन ये युन जैसे गरीब बदमाश के पास उससे कहीं बेहतर चीजें थीं। सोन वुचेन ने कहा, उसे अपने अवसर अवश्य मिले होंगे, लेकिन अब तक उसकी प्रगति में सहायक रहे ऐसे अवसरों के कारण संभवतः वे लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब यह सबसे अधिक संभावना है कि उन गुरु द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के लिए उनका नामात्र का शिष्य बनना चाहता है। सोन वुचेन के ऐसा कहते ही फैंग क्यूई और फैंग जेंग स्वाभाविक रूप से खुश नहीं हुए। परम आनंदमय वर्षा देवता के शिष्य होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि उनके साथी शिष्यों की संख्या कम हो। इस तरह उन्हें आवंटित संसाधनों की मात्रा उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक होगी। वरिष्ठ भाई वुचेन, आप ही नामात्र के शिष्य की परीक्षा के परीक्षक हैं, है ना? जी हाँ, मैं परीक्षकों में से एक हूँ। वरिष्ठ भाई वुचेन, आपको सख्त होना होगा। बेहतर होगा कि उस बेमेल टोली को हमारे सहपाठी शिष्य बनने से रोक दिया जाए। फैंग जेंग ने कहा, वास्तव में अगर संभव होता तो वह एक भी अतिरिक्त शिष्य की कामना नहीं करता। बेहतर यही होता कि सभी को हटा दिया जाए। हालांकि वह जानता था कि ची झुयुन और ये युन जैसे लोग असाधारण थे। ये बहुत संभव था कि वे नामात्र के शिष्य बन जाएं। सोन वुचेन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर उसकी योग्यताएं वाकई मेरी कसौटी पर खरी उतरती हैं और वह मेरी परीक्षा पास कर लेता है तो मैं उसे एक मौका दूंगा। ठीक है, सीनियर ब्रदर वुचेन वाकई निष्पक्ष हैं। फैंग जेंग और फैंग क्यूई ने जाने से पहले कुछ शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। सोन वुचेन ने अपना वीणा एक तरफ रख दिया। कितने सारे लोग फिर से गुरु के नाम के शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं? सोन वुचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इतने वर्षों तक नाम का शिष्य रहने के दौरान वह हमेशा फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का निजी शिष्य बनने की आशा रखता था, लेकिन फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने में वह असफल रहा था। हालांकि वह अभी भी फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का निजी शिष्य बनने से काफी दूर था, लेकिन नामात्र के शीर्ष शिष्यों में से एक होने के नाते उसे जो संसाधन प्राप्त थे वे भी फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा प्रदान किए गए सर्वोत्तम संसाधन थे। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी स्थिति को खतरा पहुंचाए। तियानशुन जैसे व्यक्ति ने तो उसे पहले ही बहुत गुस्सा दिला दिया था। अगर और लोग होते तो उसके विकास की संभावना और भी कम हो जाती। सोन वुचेन ने पिछले कुछ वर्षों में इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसका मानना था कि जब वह नाम के शिष्यों में लगातार प्रथम स्थान पर रहेगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वह फेलिसिट्स रेन लॉर्ड का निजी शिष्य बन जाएगा, अगर फेलिसिट्स रेन लॉर्ड को कोई उपयुक्त शिष्य न मिले। ची झुयुन, ये युन, अगर तुम इसमें हिस्सा लेना चाहते हो तो देखते हैं कि तुम मेरी परीक्षा पूरी कर पाते हो या नहीं। सोन वुचेन उड़ते हुए खुद से बुदबुदाया। 10 दिन बाद ओरेकल फे किंगडम के ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में वह आयोजन शुरू हुआ। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा नामात्र के शिष्यों की भर्ती। ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट मूल रूप से ओरेकल फे किंगडम में सबसे भव्य आयोजनों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थानों में से एक था, और फेलिसिट्स रेन लॉर्ड के शिष्य भर्ती समारोह की मेजबानी तो देश के राजा ने ही की थी। देश के मुखिया द्वारा इस भव्य आयोजन की मेजबानी करना और शुई निंगशुन की उपस्थिति विभिन्न देशों के अभिजात वर्ग के मन में हलचल मचाने के लिए काफी थी। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि फेलिसिट्स रेन लॉर्ड प्रकट नहीं हुए। प्रिय वर्षा देवता के दर्शन न कर पाना कितना अफसोस की बात है, एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा। उनके जैसे लोगों के लिए तो यह आशा करना भी असंभव था। वे तो बस एक झलक देखने आए थे, उनका दिखना तो स्वाभाविक ही है। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड द्वारा नामात्र के शिष्य की भर्ती का यह अर्थ नहीं है कि वे स्वयं उन्हें मार्गदर्शन देंगे। फेलिसिट्स रेन लॉर्ड की सच्ची शिक्षाएं केवल कुछ ही शीर्ष शिष्यों को प्राप्त हो सकती हैं। अब नामात्र के शिष्यों की भर्ती का प्रबंधन फेरी निंगशुन द्वारा किया जाना ही पर्याप्त है।
इसके अलावा मैंने सुना है कि परीक्षकों में से 2 सोन वुचेन और तियानशुन हैं, जो 2 सर्वश्रेष्ठ नामात्र के शिष्य हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनकी परीक्षाएं कैसी होंगी। अध्याय 960 वास्तविक युद्ध का कोई परीक्षण नहीं। सोन वुचेन, तियानशुन, क्या हम नाम के शिष्यों को हमारी परीक्षा लेने दे रहे हैं? ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट के बाहर कुछ युवा प्रतिभाशाली यह सुनकर नाखुश थे। आनंदमय वर्षा स्वामी की अनुपस्थिति समझ में आती थी, लेकिन सोन वुचेन और तियानजुन आखिर कौन थे? क्या वे भी युवा पीढ़ी के कनिष्ठ नहीं थे? ज्यादा से ज्यादा वे उनसे एक पूरे स्तर ऊपर होंगे, फिर भी उनके पास उन्हें परखने की योग्यता कैसे थी? मैं ये देखना चाहूंगा कि फेलिसिस रेन लॉर्ड का नामात्र का शिष्य बनने के लिए किस प्रकार की परीक्षाएं देनी होंगी। कई युवा प्रतिभाशाली इस मामले से असंतुष्ट थे। आपस में बातचीत करते हुए वे ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट के द्वार से बाहर निकल गए। ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट 100 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था और यह एक आध्यात्मिक वन जैसा था। यहाँ तरह तरह के आध्यात्मिक वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फूल और बहुमूल्य सामग्रियां थी, जिनमें से प्रत्येक की संख्या बहुत अधिक थी। इस भव्य आयोजन में आने वाले लोगों की संख्या 70 से 80 हजार के बीच होने का अनुमान था। इनमें से अधिकांश लोग केवल चहल पहल में शामिल होने के लिए आए थे और काफी संख्या में बुजुर्ग भी थे जो अपने छोटों का प्रदर्शन देखने आए थे। हालांकि इन लोगों को बाहर निकालने के बाद भी नामात्र के शिष्य मूल्यांकन में भाग लेने का निर्णय लेने वाले लोगों की संख्या अभी भी बहुत अधिक थी, लगभग 10,000 लोग। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? भीड़ देखकर ये यून काफी हैरान रह गया। उसने एक ऐसी छोटी लड़की को भी देखा जो 20 साल की नहीं लग रही थी। फे जाति के कुछ सदस्यों का विकास स्वभाव से धीमा होता है, बिल्कुल डोंग एर की तरह। किशोरावस्था में भी वे 10 साल की बच्ची जैसी दिखती हैं। इतनी कम उम्र की लड़की भी आनंदमय वर्षा देवता की नामात्र की शिष्या बनना चाहती थी। नामात्र के शिष्य बनने के लिए होने वाले इस मूल्यांकन में शुरू से ही कोई प्रारंभिक सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इसमें बहुत से लोग भाग लेंगे। कई लोग केवल इस चहल पहल में शामिल होने या इसे अपने मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में एक अनुभव या परीक्षा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें आनंदमय वर्षा स्वामी का नामात्र का शिष्य बनने का कोई अवसर नहीं है। वास्तव में योग्य लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। गठबंधन में जिन्हें वास्तव में प्रतिभाशाली माना जा सकता था वे आम लोग नहीं थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ही युन ने ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में कदम रखा, एक हल्की सी संवेदनशीलता बैंगनी क्रिस्टल से टकराई, जिससे बैंगनी क्रिस्टल थोड़ा सा कांपने लगा। ये यून थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ था। निंगशुन, क्या वह वही यून है जिसका आपने उल्लेख किया था? इस समय ओरेकल फे किंगडम के ऊपर एक तैरते हुए द्वीप पर एक गहरे नीले रंग की झील के ऊपर एक मंडप स्थित था। नीले वस्त्र पहने सफेद बालों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक पत्थर की मेज के सामने बैठा था और वह एक महिला के साथ गो खेल रहा था। सफेद बालों वाले उस व्यक्ति की बैंगनी लाल रंग की आंखें थीं। उनकी पुतलियों में एक ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाई देता था। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें तारे जन्म लेते थे और उसी ब्रह्मांड में नष्ट हो जाते थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह व्यक्ति परम आनंदित वर्षा स्वामी था, जिसने पिछले 10,000 वर्षों में दिव्य स्वामी राजसी मुहर प्राप्त की थी। और जिस महिला का वह सामना कर रहा था वह शुई निंगशुन थी, जिसे उसने एक बार बचाया था और जो हमेशा उसके साथ साथ चलती रही थी। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, लेकिन अपनी सूझबूझ से उन्होंने एक नजर में ही सब कुछ जान लिया। हाँ, ये वही है। 1 साल पहले ची झुयुन लुओ कबीले में गया और उसने सबको चुनौती दी, लेकिन ये युन ने उसे बुरी तरह हरा दिया। युद्ध शक्ति के मामले में वह लड़का गठबंधन में सबसे ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए। लड़ाई की ताकत ही सब कुछ नहीं है, सफेद बालों वाले व्यक्ति ने आराम से कहा। उन्हें गठबंधन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के खिताब की परवाह नहीं थी। ये गठबंधन मात्र 6 गुटों का समूह था, और इन 6 गुटों में से एक भी गुट ऐसा नहीं था जिसके पास कोई दिव्य स्वामी हो। हर 100 साल में एक गठबंधन युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को जन्म देता था, और इस तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति का वास्तव में कोई महत्व नहीं होता था। हालांकि वही यून वाकई दिलचस्प है। भले ही वह 10,000 परी दिव्य विधि का अभ्यास करने के योग्य न हो, फिर भी मैं उसका अच्छे से पालन पोषण कर सकता हूँ। फेलिसिस रेन लॉर्ड ने एक टुकड़ा हल्के से नीचे रखते हुए कहा। शुई निंगशुन कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आनंदमय वर्षा स्वामी, जो हमेशा अपने आसपास की चीजों के प्रति उदासीन प्रतीत होते थे, ये उनके बारे में इतनी उच्च राय रखते होंगे। वह उठी और बोली, तो फिर मैं पहले चलती हूँ। इस आयोजन की अध्यक्षता स्वयं शुई निंगशुन को करनी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस यही रहो और मेरे साथ देखो, फेलिसिस रेन लॉर्ड ने बेपरवाही से कहा, जिससे शुई निंगशुन चौंक गई। फिर वह वापस बैठ गई। ... इस समय ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट में पहले से ही बहुत भीड़ थी। लोग कार्यक्रम शुरू होने की प्रतीक्षा में आध्यात्मिक उद्यान में इधर उधर भाग रहे थे। ब्रोकेड स्प्रिंग कोर्ट के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था। उसकी ऊंचाई लगभग 10 मील थी और उसका ऊपरी भाग बादलों को भेदता हुआ प्रतीत होता था। उसके तने की परिधि 100 लोगों की भुजाओं की संयुक्त लंबाई के बराबर थी। ऐसी अफवाह थी कि इस विशालकाय पेड़ को ओरेकल फे किंगडम की स्थापना के समय लगाया गया था, इसलिए यह पहले से ही 80 मिलियन वर्षों से बढ़ रहा था। उस विशाल वृक्ष के चारों ओर तैरते हुए घर थे। सोन वुचेन, तियानशुन और ओरेकल फे किंगडम के राजा और मंत्री, साथ ही विभिन्न प्रमुख गुटों के उच्च अधिकारियों जैसे कि एल्डर दुवानुमो और एल्डरशी, इन तैरते हुए घरों में बैठे थे और नीचे मौजूद हजारों योद्धाओं पर नजर रख रहे थे। इस समय सोन वुचेन को ये सुखद अनुभूति हो रही थी कि वह हजारों योद्धाओं पर नियंत्रण रखता है। आखिरकार परीक्षा के कई नियम सोन वुचेन द्वारा ही तय किए गए थे। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ मौजूद हैं। ओरेकल फे किंगडम के राजा ने कहा।
सोन वुचेन ने हजारों योद्धाओं को देखा और अपने विचारों को समेटते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं। इतना कहते ही सोन वुचेन खड़ा हो गया और तैरते हुए हॉल के बगल में लगी रेलिंग के पास चला गया। मौन। सोन वुचेन की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह तुरंत पूरे ब्रोकेड स्प्रिंट कोर्ट में फैल गई। नामात्र के शिष्य चयन में भाग लेने आए योद्धाओं ने तुरंत उसकी ओर देखा। कौन है वो? लोगों ने उस युवा और आकर्षक व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वे उसकी पहचान का अनुमान लगा सकते थे। सभी को नमस्कार, मैं सोन वुचेन हूँ। मैं अपने गुरु की ओर से नामात्र के शिष्यों के चयन की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ आया हूँ। सोन वुचेन बोलते हुए अपने नीचे मौजूद योद्धाओं पर नजर डाल रहे थे। यहाँ अनुभव प्राप्त करने के लिए आए अधिकांश लोगों के अलावा, जिन्हें फेलिसिट रेन लॉर्ड का शिष्य बनने की कोई आशा नहीं थी, भीड़ के आगे लोगों का एक छोटा समूह था जिस पर उन्होंने कुछ अतिरिक्त नजरें डाली। उनमें यी यून, ची झुयुन और तियान्या हाओयुए शामिल थी, जो गठबंधन की सर्वश्रेष्ठ सदस्य थी। इन सभी प्रतिभाशाली लोगों के अलावा, जो विभिन्न गुटों से थे और जिनसे हर कोई परिचित था, दो अपरिचित चेहरे भी थे। उनमें से एक दुबला पतला और पीली त्वचा वाला था, जिससे वह भयावह दिखता था। दूसरा कद में छोटा और मोटा था, लेकिन वह देखने में हानिरहित लगता था। बहुत कम लोग जानते थे कि वे दोनों कौन थे। जब सोन वुचेन ने यी यून को देखा तो उसका अच्छा मूड एकदम खराब हो गया। कुछ देर पहले ही उन्हें शुई निंगशुन का दूर से संदेश मिला था, जिसमें उन्हें यी यून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। जाहिर तौर पर शुई निंगशुन यी यून को बहुत महत्व देती थी, तो सोन वुचेन को इस बात पर खुशी क्यों हो रही थी? उन्हें यी यून से खतरा महसूस होने लगा था। यदि यी यून नामात्र का शिष्य बन जाता तो संभावना थी कि यी यून धीरे धीरे उसकी स्थिति के लिए खतरा बन जाएगा। मूल्यांकन के लिए एक वास्तविक मुकाबले का अनुपात बहुत कम होगा। इसमें आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं होगी। सोन वुचेन के पहले वाक्य ने कई लोगों को चौंका दिया। योद्धाओं के लिए शक्ति की तुलना करने का सबसे सहज तरीका युद्ध कौशल था, लेकिन सोन वुचेन ने कहा कि कोई द्वंद्वयुद्ध नहीं होगा। कई लोगों ने तुरंत यी यून की ओर देखा। वे जानते थे कि यी यून वास्तविक युद्ध में सबसे अच्छा था। यी यून का दाव डोमेन बहुत कमजोर था, या कम से कम एक साल पहले तक तो उसके पास दाव डोमेन था ही नहीं। फिर भी यी यून ने अपनी प्रचंड युद्ध शक्ति के बल पर बिना दाव डोमेन के ची झुयुन को हरा दिया।